Suddenly when I saw in the film, I was never there. I was hardly there. शक्ति कपूर ने मेरे को नाम दिया था कि तू स्ट्रगलरों का यूनियन लीडर है तू. I have clear instructions of anybody who comes to meet me, he will meet me first. Without music मैंने डांस किया. विलन का रोल है लेकिन ये रोल मैं करूंगा. बाकी आपको जो हीरो को लेना है ले लो. मैं तो सेट हो गया. मैं बोला बॉस अब तो हो गया टाइम. उस लड़के में आंख की शर्म है या नहीं है ये बोल सकता हूं मैं. वो जो एक जबान देते हैं ना इंडस्ट्री में कि हम आगे करते हैं आपके साथ, वो उस टाइम पे नहीं पता था कि वो आगे कभी होता नहीं है. तेरी फिल्म मोहित बना रहा है. मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर बनने के बाद हमारे साथ धोखे नहीं होते. मुझे लगा कि मेरे को ये कहानी बनानी है बिकॉज मेरे लिए वो कहानी शॉकिंग थी. क्या करें अब हम लोग कहाँ जाएं? तो थिएटर्स में सिर्फ अगर आप पठान और जवान ही देखने जाओगे, आज भी स्टार को साइन करके पिक्चर बेचते हैं. हमारे यहाँ आज भी स्टार को साइन करके पिक्चर नहीं बिकती. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना. मैं हूँ खुशबू हजारे. ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है वो 90s के सबसे हैंडसम एक्टर है. लड़कियों के क्रश हुआ करते थे ये. इन्होंने 90s की कुछ शानदार कल्ट फिल्मों में काम किया है जिसमें आशिकी, जो जीता वही सिकंदर, सड़क, कभी हाँ कभी ना और वास्तव जैसी फिल्मों का नाम शामिल है. फिल्में तो फिल्में, इनकी फिल्मों के गाने भी सुपर हिट हुआ करते थे. ये इकलौते ऐसे एक्टर प्रोड्यूसर है जिनकी फिल्म में शाहरुख खान और आमिर खान ने एक साथ काम किया और ये वो हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिया नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर आशुतोष गुवारिकर. अक्षय कुमार खुद इनकी स्टारडम के फैन रहे हैं और पिछले 33 इयर्स से ये फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है. अब ये एक फिल्म मेकर बन चुके हैं और इन्होंने 7 से 8 फिल्में बनाई हैं जिनके सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट है. ये सब्जेक्ट इन दिनों OTT पर काफी पसंद किए जाते हैं लेकिन इस तरह की फिल्में ये 2005 से बना रहे हैं. अब इनकी फिल्मों को खासा पसंद किया जा रहा है. आज हमारे साथ है नन अदर देन एक्टर फिल्म मेकर दीपक तिजोरी. दीपक जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया. आई हैव बीन अ फैन ऑफ यू खुशबू. यू आर डूइंग वेरी वेल एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद ऑल द वर्क दैट यू बोथ आर डूइंग. एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो लेट्स गो. यस, हमारा ये जो शो है ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना, इसमें हम आपके फिल्मी करियर से पहले आपके बचपन के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपकी शुरुआत हुई और बचपन आपका कैसा था. फिल्मों में तो ऑब्वियसली आई वाज नॉट इवन कनेक्टेड. फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था. हम लोगों ने, मतलब मैं, मेरे दोनों भाई, हम लोगों ने हमारी ज़िंदगी में बहुत गरीबी देखी. बिफोर कॉलेज डेज, इवन इन कॉलेज डेज, तब तक माई फादर वॉज अ रिच मैन्स सन बट माई फादर वॉज नॉट अ रिच मैन. अच्छा. सो इट सो हैपेंड कि वो जो बड़े बाप के बिगड़े बेटे होते हैं तो वो उसमें से थे कि वो मतलब अय्याशी सारी उन्होंने करी. और फिर सारा कुछ जब तक कि हम लोग बड़े हो रहे थे, हम लोग छोटे थे, तो एवरीथिंग वाज ऑल तितर बितर, यू नो, एवरीथिंग वाज गॉन. सो वी एक्चुअली सॉ द रियल रूटेड लाइफ. यू नो, हम लोग घर से घर शिफ्ट करते थे. हम लोग, मैं आधा पारसी ईरानी भी हूँ. माई मॉम्स अ पारसी ईरानी. सो देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर वेरी स्मॉल और हमारे को जो फादर का इनहेरिटेड घर था वहाँ से हम लोगों को निकलना पड़ा. कुछ मजबूरियाँ आ गई तो इवेंचुअली हम लोगों को एक पारसी कॉलोनी में जाके हम लोगों को कुछ साल निकालने पड़े मेरी नानी के यहाँ. अच्छा. और वो ऐसा कॉलोनी है जहाँ पे एक सेक्शन होता है विच इज़ अ विडो सेक्शन, विच इज़ एक्चुअली जो खैरात वाला सेक्शन होता है. तो उसमें सिर्फ एक रूम दिया जाता है. अच्छा. तो मुझे, अगर आप उस टाइम की बात करो तो मैंने वो दिन भी देखे हैं कि जहाँ पे हम लोग एक ही कमरे में, हम लोग 7 से 8 लोग रहते थे और एक ही कमरे में कॉमन हमारा शेयरिंग होता था विद नेबर्स. सो वो लाइफ देखी मैंने और वहाँ से हम लोग सीखे कि काम और पैसों की वैल्यू और अहमियत, खाने पीने की अहमियत. लिटरली भूखे रहें, कपड़े नहीं होते थे तो हमारे कुछ कजिन्स के हमको अगर कपड़े मिल जाते थे तो हम लोग वो भी पहनते थे. सो ऑल दैट वी सॉ इट, ऑल दोज मोमेंट्स वी हैव गॉन थ्रू. तो वो टाइम ऐसा था कि जहाँ पे हम लोगों ने बहुत तकलीफ़ें देखी थी और फिर भी वी वर नॉट आउट ऑफ इट. वो था कि हम लोग
उस माहौल से, टाउन से निकल के हम लोग जुहू तो आ गए, पर जुहू में पहली बार जब आए तो वो एक चकाचौंध लाइफ। हम लोग साइकिल पे घूमते थे और देखते थे कि यार यहाँ अमिताभ बच्चन रहता है, यहाँ पे अनिल कपूर रहता है, यहाँ पे ये रहते हैं, तो हम लोग घूमते थे और ऐसी सब चीज़ें हमने, देव साहब का बंगला यहाँ पे है, सो यू नो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स टिपिकली जो आम लोगों को मैं इसलिए समझ सकता हूँ कि जब वो लोग हमें मिलते हैं आज, तो मैं हमेशा ही यू नो उनको, मैं उनकी आंखों में वो चमक देखता हूँ जो हमने कभी उस टाइम पे रखी थी। कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो मैं कभी भी इस तरीके से फील नहीं करता हूँ। और जब भी मैं किसी को मिलता हूँ तो आई एम ऑलवेज ऑन दैट साइड, बिकॉज मैं वो टाइम देख चुका हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि क्या फीलिंग होगी, क्यों वो लोग फ़ोटो मांगते हैं, क्यों वो लोग ऑटोग्राफ मांगते थे। उस ज़माने में हम लोग परेशान हो जाते थे इन चीज़ों को लेकर। सो आई थिंक फॉर्चुनेटली I saw that side of life. Unfortunately, I have been there. So I realized, you know, when I was growing in my college days, कि हमारे पास मेरे को याद है कि कॉलेज में हमारे ना सोशल्स होते हैं, जो अभी आजकल जो कॉलेज के फंक्शंस होते हैं जहाँ पे लड़के लड़कियों को ऑफिशियली हम लोग जाते हैं जैसे क्लबिंग करने के लिए। तो हमारे लिए कॉलेज का एक फंक्शन होता है जो सोशल बोलते थे। तो उस टाइम पे वो पासेस होती थी, तो पासेस होती थी 10 रुपये की। तो मैं बिल्कुल मतलब मैं जब उस टाइम पे मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसको बोलता था तू 10 रुपया खर्चा करेगी तो मैं आता हूँ, नहीं तो नहीं आता। तो मैं उस तरीके से मतलब लिटरली हम लोग ऐसे निकले हैं वहाँ से। तो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स विच हैपन टू मी and which taught me, and one of the important issues was my mom was the biggest factor, because she was a Parsi Irani and she came always from the field of media. She wanted to be, she was a dancer, she was a performer, she was a radio artist. वो in fact संजू के डैडी दत्त साहब के साथ रेडियो स्टेशन पे वो लोग रेडियो प्ले करते थे, you know. तो उनका बैकग्राउंड ये था। और हम 3 भाई थे, लेकिन ऑब्वियसली तीनों में से कोई भी इस इंडस्ट्री में जाने की कोई एफिलिएशन रखता नहीं था। तो हमेशा वो एक माँ के अंदर होता है कि मेरा एक कोई बच्चा, मेरा यू नो मेरे जीन्स कहीं पे कुछ हो, कुछ तो आ जाए लाइफ में। और स्लोली ग्रेजुअली आउट ऑफ द ब्लू इन माय कॉलेज डेज व्हेन आई वाज देयर एंड आई हैड मूव्ड फ्रॉम द टाउन टू जुहू एरिया। तो जुहू एरिया इज full of media and films and all that, you know, so industry people. तो मेरा सर्कल ऑटोमेटिकली मुझे वो दिखने लगा कि यहाँ पे तो मेरे साथ कॉलेज में मेरे परेश रावल मेरे सीनियर हैं, आमिर मेरे जूनियर हैं, और साथ में ये सब लोग हैं, और ये लोग दिन रात प्ले की बात कर रहे हैं, कभी कोई फिल्म की बात कर रहे हैं, कभी ऐसी बातें हो रही हैं। और मेरे को बिल्कुल इसमें कोई नॉलेज नहीं था। तो मैं जस्ट आई वॉज, मेरे जीन्स में डांसिंग का था, तो आई वॉज बेसिकली अ फोक डांसर फॉर माई कॉलेज। अच्छा। और फोक डांस करते करते एक दिन आमिर के जो एक्स ब्रदर इन लॉ भी गुजर गए, वो कॉलेज के डायरेक्टर हुआ करते थे। तो उनको ना एक प्ले में ऐसा चाहिए था कि एक परफॉर्म करना था कुछ डांस पीस। तो ऑब्वियसली आई वाज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स इन द कॉलेज एज अ फोक डांसर। तो फटाक से मेरे को बुलाया, बोलता है कि तू एक बार कुछ सेट कर दे 1-2 मिनट का पीस, और फिर तू उसमें डांस भी कर लेना। मैं कर लूँगा, मेरे को क्या है। सो दैट वाज अ इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन। फर्स्ट टाइम एवर आई एक्चुअली यू नो वाज गेटिंग sucked into this part of the world, and I was actually seeing कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। और लिटरली जब प्ले करते थे तो मेरे को याद है कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी मेरी। तो पहली बार जब मैं प्ले के लिए लाइन मुझे दी गई, 2 लाइन दी गई थी। तो होता है ना ऑडिशन के टाइम पे 2 लाइन देते हैं, तो चल तेरे को बोलना है। तो अभी मेरे को पता ही नहीं था कि प्ले में कैसे क्या करना है, तो मैं लाइन बोल रहा था, लेकिन you know, involuntarily I was shifting from one leg to the other leg to the other, and I was saying that line. तो everybody was looking at me and कि क्या यार एक जगह खड़ा रहता नहीं है ये। तो सडनली वहाँ से आवाज़ आती है, और वहाँ पे उस टाइम पे तो गाली गलौज चलती थी। तो वो सीधा वहाँ से बोलता है, क्या रे तू ट्रेन में जा रहा है क्या, किधर? हाँ, इधर से उधर सीधा खड़ा रहे, पैर में कीला ठोक। तो मैं समझ में आया कि हाँ, पैर में कीला ठोक मतलब खड़ा रहे एक जगह स्टैटिक होके। So that is how my grinding was. But what I was enjoying and what got me going, when I was going back home, I could feel that sparkle in my mother's eyes, and I could feel that, you know, she wants me to do this, she wants me to pursue this. So no matter what I was doing, whether I was making money or not making money, but my growth in this field was making her very happy and everything. And the first time I still have a picture
of me taking the award from Dutt Saab. अच्छा, इप्टा कंपटीशन, अभी 50 इयर्स ऑफ इप्टा खत्म हुए ना, तो उन्होंने वो फोटोग्राफ्स वॉल पे लगाए हैं। अच्छा, कि इप्टा की कंपटीशन, इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में ये लोगों को ऑनर किया गया था। तो उस टाइम पे मैंने जब पहली बार मैंने वो सर्टिफिकेट ली, तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये तो बल्ली है। तो बोला बल्ली नहीं है, दत्त साहब है। तो बोलता हाँ तुम्हारे लिए है, बोलता है हमारे लिए ये है। तो यू नो I used to be knowing about even what she did and what she had achieved and what she sacrificed for her marriage. So all those things were actually getting me going. और एक होता है ना कि अपने को माँ की इच्छा पूरी करनी है, and you know that fire was a little too strong by that time. And then I decided that I want to be a part of this cinema world and stuff like that. And of course being in the college, then you know you have all these people, Ashutosh Gwarekar मेरे बाजू की कॉलेज में, मिठीबाई में, और हम लोग सब एक ही कैंटीन में बैठते थे। तो all the people around me were talking cinema, walking cinema. तो मैं बोला धीरे धीरे मैं भी सीखता हूँ यार क्या है। और इस तरीके से you know I started thinking about it, but still I did not get it because obviously I was an outsider. तो मुझे लगा कि कॉलेज खत्म होगी और मैं चले जाऊंगा और हीरो बन जाऊंगा, क्योंकि कॉलेज में तो मैं हीरो बन गया था। So I even won the award in college and I was like there in college, और ड्रामेटिक्स है तो दीपक है, ये इसमें है तो ये इसमें दीपक है। तो all that media and that whole कॉलेज की सपोर्ट मिलती थी। इनफैक्ट वो लोग वो करते हैं ना कि देते हैं कि आप पढ़ाई के लिए आप क्लासेस में मत आओ चलेगा, लेकिन आप ये हमारी कॉलेज के लिए करो। तो वो सारा मुझे फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन मुझे तब तक तो लगा था कि मैं तो बन गया अब हीरो, बट नॉट नोइंग द फैक्ट, बिकॉज आई रियलाइज कि इतना आसान होगा नहीं होगा। और जब मैंने पहली बार बाहर, जब कॉलेज हो गया, बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया, फिर मैंने लॉ किया, और मैं करता गया, क्योंकि मेरी माँ हमेशा बोलती गई कि पढ़ाई सिक्योरिटी है बेटा, दिस इज नॉट अ सिक्योर जॉब, सो टुमारो वी नीड you to do your job and bring money home. So for that I had to start working. So I had taken up jobs. So I did those odd jobs. I used to work in the nights, I used to work in the day. Cineblitz magazine में space sell करते थे, और C-Rock hotel में front office में था। तो night shift करता था, और वहाँ पे भी you know जैकी श्रॉफ का उनका आना, और मुझे वो सब लगता था कि यार क्या बात है यार, मैं मतलब you know ये लोग आते थे। इमरान खान एक बार आ गया था, तो उसकी एक ही आदमी जिसकी मैंने ऑटोग्राफ जिंदगी में ली, वो था इमरान खान। हालांकि मैं क्रिकेट फैन नहीं था, लेकिन मैं उसका फैन था, बिकॉज द वे ही looked like an Italian god to me, you know. I said, what does he look like, man? And मतलब people used to go crazy, and I used to just adore the way he kept himself. And everybody was in C-Rock, you know, C-Rock was the only place that time. Meeting. तो सारे दिखते थे वहाँ पे। तो वो जो लाइफ थी ना, वो मुझे देख के और भी मुझे लगता था कि यार मुझे वहाँ होना चाहिए। और करीब आ गए फिल्म इंडस्ट्री के। मैं और कितना दूर हूँ, अभी भी एक काउंटर के पीछे हूँ और वो लोग काउंटर के उस तरफ है। तो वो दौर था, और उसके बाद में भी मैंने एक जॉब किया। Actually, that was a time which was most turnaround time, because I was doing a job in Churchgate. अच्छा। और उसके बाद मैं अंधेरी से लोकल पकड़ता था। वही टिपिकल लाइफ थी मेरी कि 8:16 की लोकल है, मुझे पकड़नी है, मिस हो गई तो मैं लेट पहुंचूंगा, तो मेरा कार्ड पंच जो है वो लेट होगा। और वो था सिनेब्लिट्स का ऑफिस, जो कि चर्चगेट में होता था। और वहाँ से चर्चगेट स्टेशन से उतर के मुझे अपने ऑफिस हर रोज चल के जाना था। तो वहाँ पे ना, जैसे हम लोग स्टेशन से निकलते हैं तो देयर आर अबाउट 1000 पीपल इन वन शॉट। तो आई वॉज ऑलवेज लाइक यू नो वन ऑफ द 1000 हेड्स। वो हवालदार रस्सी लेके खड़ा होता था। अच्छा। कि सिग्नल क्रॉस करने के लिए वो रस्सी नीचे करेगा और फिर क्रॉस कर सकते हो। तो मैं जब भी ना खुशबू वहाँ पे खड़ा रहूँ ना, मेरे को इतनी परेशानी होती थी, मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती थी कि आई एम one head out of these lakhs and lakhs of people. And when will I not be that one head? When will I be out of this cycle? I want to get out of this cycle. I want to break this for myself. And I can't do this. I can't just survive like this, you know. So that is when literally I have sat on Marine Drive, वो मेरी जॉब के टाइम पे, और मैं वो ऐसे वो जो है ना पैरापेट उस पे बैठता था, और मैं इस तरफ देखता था एयर इंडिया बिल्डिंग की तरफ। अच्छा। और उस तरफ देखता, सी साइड की तरफ, उस तरफ नहीं देख, मैं इस तरफ बैठता था। और मैं इस तरफ ऑफिस वाले लोगों को देखता था और गाड़ियां देखता था। बोला ये 4 पहिया मेरे पास कब आएगा, मैं कब ये शेयर अ कैब और ये
ट्रेन पकड़ के आना और ये बोला कब होगा, कैसे ऐसा होगा। आज भी करते हैं यंगस्टर्स, वहीं हाँ। जाके सोचते हैं कि मैं इस मुंबई की लाइफ में कब वैसा नॉर्मल हो जाऊंगा, गाड़ी से आऊंगा। सीरियसली वो जो जगह थी ना, तो वो वहाँ पे इतना बड़ा माइलस्टोन था कि मुझे लग रहा था कि मुझे कब निकलूंगा मैं इसमें से। एंड आई ऑब्वियसली वाज डूइंग द जॉब्स टू सिक्योर, बिकॉज माय एल्डेस्ट ब्रदर ही वाज ओनली अर्निंग member that time. And he started working at the age that he was 16, not realizing कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा था। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा तो मुझे रियलाइज होने लगा कि यार भाई काम कर रहा है, बिकॉज यू नो देयर इज नो अदर वे, एंड माई डैड वॉज नॉट रियली डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ, सो वी वर ऑल इन अ वेरी बिग सिचुएशन। दैट इज व्हेन आई वॉज डूइंग माई जॉब्स ऑल्सो, एंड माई जॉब्स जब मैं कर रहा था तो घर में सबको खाना पीना सब मिलता था, सो यू नो बोथ द इनकम्स वर रनिंग द शो। दैट वाज द another thing which was a big झटका, because when I was doing Cineblitz work and I started getting कि मेरे को किसी ने स्पॉट किया, जैसे मेरे को डकूनाज में था भरत दाभोलकर एंड अलका भोसले की कंपनी थी, एंड अलका जी ने मुझे देखा उस टाइम पे, एंड फर्स्ट टाइम शी सेड कि यार ये लड़का स्पेस सेलिंग के लिए आता है लेकिन ये मॉडलिंग भी कर सकता है। सो आई गॉट माई फर्स्ट असाइनमेंट विथ कि यू नो भैया तू ये मॉडलिंग करेगा क्या। तो वो बड़े बड़े मॉडल्सों के बीच में मुझे मेरी पहली कैंपेन मिली, एंड देयर वाज अ कैंपेन कॉल्ड डू इट। देयर वाज अ फ्रूटी वाले लोग हैं ना, तो उन लोग पाले प्रोडक्ट्स का, तो उनका एक प्रोडक्ट था डू इट। डू इट में बड़े फोटोग्राफर और सब चकाचौंध, रेचल और रितेश हालदार और सारे बड़े बड़े मॉडल्सों के बीच में मैं एक वहाँ पे था, और रिया पिल्ले के साथ में मेरी कैंपेन सब जगह छपने लगी, और सडनली लोग मुझे अरे यार ये तो डू इट वाला है, डू इट वाला। और बस वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को ये नौकरी से निकल जाना है। तो जिस दिन मुझे याद है कि मैं मेरी माँ के पास गया, मेरी उस टाइम पे सैलरी थी 1250, और मैं माँ के पास जाके मैंने बोला कि माँ अब मैं ना हर महीने तेरे को पैसे नहीं दूंगा। तो बोलते क्या फिर? तो बोलते नहीं मैं मॉडलिंग कोशिश करूँगा। तो मॉडलिंग में क्या होता है कि एक झटके में 5000 रुपये आता है। तो बोला चाहे वो 3 महीने में आए, तो तेरे को तो 5000 मिल जाएंगे ना, तो तू 3 महीने चला, मैं 3 महीने स्ट्रगल कर लूंगा, वो 3 महीने के पहले मैं लेके आऊंगा। अरे लेकिन बेवकूफ नहीं मिला तो क्या होगा, तेरे को कुछ आइडिया है? तो बोला हो जाएगा माँ, डोंट वरी अबाउट इट, विल मैनेज इट। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई टुक दैट फर्स्ट स्टेप, एंड दैट इज समथिंग विच आई प्रोबेबली फेल्ट कि आई हैड टू डू दिस, otherwise I would have never broken that chain of being in that circle of life. और मैं हमेशा जो भी बच्चे मुझे मिलते हैं ना, मैं उनको यही बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि रिस्क लो। इस उम्र में रिस्क नहीं लोगे तो कौन सी उम्र में रिस्क लोगे? आज तो तुम लोग गलती करोगे तो गिरोगे तो उठोगे, शक्ति है, ताकत तुम्हारे पास उठने की। एक एज के बाद आपके पास ताकत नहीं रहती। आप बोलते हो कि नहीं अब तो मैं शादी है, बच्चे हैं, बीवी है, मैं खत्म हो गया, मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो अभी लो। तो मैं वो करने के लिए मैंने बोला नहीं माँ मैं कर लूंगा, एंड somehow or the other it went on. So modeling started, and slowly 1 odds, 2 odds, and all these kind of things were going on. And I was doing my college, I was doing my graduation at the same time, and I was also, you know, seeing Amir and all these people who used to go to FTII a lot. You know, FTII की बातें करते थे, फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके फिल्म करके आए, केतन मेहता की होली। मैं बोला यार ये लोग तो फिल्म भी कर रहे हैं यार। मैं बोला क्या होएगा, चल जो होगा देख लेंगे। So I quit, I moved on from there, and I saw, but I thought probably कि maybe that is not going to be my way to get into the films. So I'll have to go this modeling way. And I started. When I started that and I broke that chain of getting that, you know, monies 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, तो वो करते करते मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा। But I hit such debacles in my life. It was crazy. क्या हुआ? मैं तो पढ़ा लिखा, और you know sometimes you feel कि literacy always helps. It does eventually. Of course, but at the same time it keeps you balanced in the uncivilized circle also. And you know that not everybody is going to be a person who's knowledgeable. Maybe if you got some knowledge. So you have to downgrade yourself, and that can only happen if you are literate. That you will be able to downgrade yourself. And when I got into the film world, I was shocked, you know, Khushbu. I was like, oh my God, you know, this is another world. So I met people, started meeting directors,
जस्ट लाइक हाउ आई हैड रेड इन मैगजीन्स मिथुंदा की कहानियाँ, बच्चन साहब की कहानियाँ कि हमने ये किया, हमने ये स्ट्रगल किया, हमने ये किया, तो मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं भी ऐसे स्ट्रगल करूँगा। तो मुझे एक किस्सा याद है कि मैं डांसर था, तो मुझे लगा मैं तो डांसर हूँ यार, भी गोविंदा आया है, मैं तो मतलब फाड़ दूंगा, गोविंदा क्या है। तो चीची भैया के साथ में एक डायरेक्टर था अर्जुन हिंगोरानी जी। तो उस टाइम पे वो कास्ट कर रहे थे कौन करे कुर्बानी। वो फिल्म अभी भी है, आप देख सकते हो। कौन करे कुर्बानी के टाइम पे बहुत अच्छा एक भला मानुस मेरे टैलेंट को सोचा कि बहुत अच्छा मैं एक्टर हूँ, मैं ये करूँगा। तो संदीप शिंदे बहुत अच्छा आदमी था, अभी भी है वो। तो वो आदमी ने मेरे को बोला कि तू चल मेरे साथ, वो फिल्म की कास्टिंग हो रही, उन लोग को एक डांसर चाहिए। तो मैं बोला अच्छा चल। तो जैकी दादा का घर था पालील पे, तो वहाँ पे वो चर्च के साथ में ना, तो वहाँ पे उनका एक ऑफिस कोने में, तो मेरे को लेके हम लोग चल के चढ़ के जा रहे हैं, थके आ रहे। तो शिंदे बोलते हैं तू बाहर बैठ, तो मैं वहाँ पेड़ के बाहर बैठा, अंदर गया, वो अर्जुन जी बैठे, एक छोटा सा ऐसा रूम है, ऐसे बैठे हैं, और बोलता है कि बुला लो लड़के को, बुला लो। तो मैं आया, मैं बोला हाँ सर। तो एक्टिंग किया है? बोला सर मैं कॉलेज का हीरो रह चुका हूँ, मैं इतना डांस कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ। डांस करता है ना, दिखा। मैं दिखाऊं बोले तो किधर दिखाऊं? दिखा इधर। उसकी एक टेबल है, एक कुर्सी है, और इतने से डिस्टेंस का जगह है। अच्छा। तो मैं बोला सर कोई म्यूजिक की क्या जरूरत है? मैं बोला हाँ, अच्छा ठीक है सर। विदाउट म्यूजिक मैंने डांस किया। अच्छा ठीक है, तू अच्छा करता है। लेके आ जा उसको, शूटिंग पे लेके आ जा, करा देते हैं। और ऐसे करके मेरे को वो डांस कंपटीशन, तो मैंने वहाँ पे सेट पे गया, तो मैं चीची भैया को देखा, आई मीन गोविंदा मतलब हमारा सुपरस्टार। और मैं वो रोल मिल गया, तो मेरे को लगा मैं तो फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। चीची भैया बोलते हैं दीपक अच्छा करता है, बोला अच्छा करता हूँ वाला। और डांस मास्टर सब करा रहा है। गणेश आचार्य वाज द असिस्टेंट दैट टाइम, एंड यू नो ऑल दीज पीपल दे सॉ आई कुड डांस एंड आई डिड व्हाटएवर आई वाज गिवन टू डू। मुझे लगा I have arrived. Suddenly when I saw in the film, I was never there. I was hardly there. So I just realized. Similarly, I went and met another director, Shashilal Nair, very qualified and very elegant, very suave man. And he brought me into his family straight off because he understood where I come from. I'm one of those literate guys, and I'm not one of those, kind of novices. So he used to call me home and he used to, talk and all. And we used to talk. She said, listen, I'm doing a film. I'm bringing you on board. But I'll see that I can do whatever best I can do. Do it. मैं क्या हाँ सर बोलिए ना क्या करना है। तो एक फिल्म थी क्रोध। Yes. संजय दत्त and Sunny Deol. तो literally I had a blast in that movie to learn. So I was called first day shooting in Centaur. And I saw this short cameraman, suddenly on his shoulder he's got this huge camera. Thomas Xavier, brilliant cameraman, brilliant technician, was lovely human being. And I see him so active. ट्यूलिप स्टार अभी हो गई ना, तो उसकी लॉबी में हाँ सब चल रहा है। मैं वहाँ पे, मेरे को बोला था शशि ने कि you look like a model and you bring your own stuff. I can't tell the people to make something for you because you got a very small role. तो बोला ठीक है। I got my own stuff. मेरा दोस्त था, उससे मैंने बोरो किए थे कपड़े, उसके कपड़े लेके मैं अपना जैकेट ऐसा लेके, मेरे को लगा बहुत एलिगेंट बनना है तेरे को, सोफिस्टिकेटेड बन के आ जाना। तो मैं पैंट्स बूट्स है, अंदर का एक ट्रिपल जैकेट, ऊपर एक कोट। अभी वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे वो सब चल रहा है लॉबी में, कामकाज सबका बहुत बिजी है सेट, बिकॉज सनी देओल ये सब चलने वाला है। तो आई सेड ओके आई एम देयर, आई हैव कम सर, ओके सिट चिल, आई विल कॉल यू व्हेन इज रिक्वायर्ड। तो उसके बाद में मैं वेट कर रहा हूँ। तो एक दिन मैं उस टाइम थोड़े टाइम के बाद शशि जी सॉ मी कि तू क्या कपड़े वपड़े पहन के जैकेट हाथ में लेके बैठा है। तो मैं बोला सर वो किसको दूँ? ड्रेसमैन को बुलाया, चलना इसके कपड़े लेके जा, जैकेट शॉर्ट के पहले दे देना। तो बोला इसको दे दो, हाँ ठीक है। जैसे ही शशि जी मुड़ गए ना, वो आदमी मेरे को बोलता है क्या रे, हाँ इधर तुमको लगता है हम तुम लोग के कपड़े लेने के लिए है क्या? पकड़ के रखना। अल्लाह, मैं क्या बोलूँ उसको। मैं बोला ठीक है दादा कोई बात नहीं। तो फिर काय को दिखाता है उनको, डायरेक्टर को,
अच्छा ठीक है. आई सेट विथ माई जैकेट. मेरा शॉट आया. शॉट क्या था? there was 7 henchmen with the main villain who was being introduced. Yes. I was one of them. So I realized कि 7 लोग खड़े हैं, उसमें मैं भी खड़ा हूँ और आगे यशवंत दत्त जी खड़े हैं, कैमरा उनके ऊपर है, हम लोग सब आउट ऑफ फोकस खड़े हैं और हम लोग सब खड़े और डायलॉग उनका चल रहा है और कैमरे में हम लोग को खड़ा रहना है. तो मेरे को पसीना आ रहा था. हाँ. तो मैं बोला अब मैं पीछे खड़ा हूँ. तो एक छोटा सा मेकअप मैन था, अभी मेरे को उसका नाम याद है. तो मेरे को बोलता है, मैं उसको बोला दादा वो मलमल दो ना पसीना. क्या? मेरे को दिखता है ना, क्या पसीना? इतना शाइन है ना, वो चाहिए, खड़े रहो उधर. I said, what are these guys doing, man? So I said, ठीक है, no problem. You know, I managed it with my shirt and my jacket and I dabbed it and I was standing there. So like that, I learned like nobody's business. That film was like an experience for me. I did a lot of shoot, Khushbu. I shot a lot. मतलब शशि जी took me to Kodaikanal. Kodaikanal के अंदर हम लोग, मैं लाइटमैन के साथ में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन गया अभी रफ़ी काजी. मैं और रफ़ी दोनों एक कमरे में लाइटमैन के साथ रह रहे हैं. हम लोग वहाँ पे रुके और हम लोगों के साथ में सारे लाइटमैनों के साथ में हम लोग सब रह रहे हैं. वैसी सब लाइफ निकाली हम लोगों ने. पर obviously Rafi was also very qualified and very English talking guy, so I got along pretty well. So me and Rafi were little cut away. So we used to hang around. So one side we had a international school, तो वहाँ पे कुछ लोगों से, बच्चों से दोस्ती हो गई. So like that the life was going on. But best part of Krodh was I shot a lot. Then I was called for dubbing. So I said, dubbing है यार, dubbing करने जाएंगे. So I went and biggest engineer, you know, राकेश रंजन जी, he was the guy who was on the sound. अब मैं पहली बार गया डबिंग करने के लिए, तो उस टाइम पे रील चलती थी. तो मेरे को बोला कि अभी कौन आ रहा है, पीछे से आवाज़ आई. तो बोला ये इसका डबिंग है. हाँ, व्हाट्स योर नेम? दीपक. हाँ दीपक, जस्ट टेक द माइक, लिख ला. अच्छा ठीक है, वो सब लिया मैंने. उसके बाद में मेरे को बोला कि ओके सी द लाइन एंड सी व्हाट यू हैव टू डू. तो मैं लाइन है, बोला हाँ सर ठीक है. तो कुछ पिएगा? बोला हाँ सर चाय पी लूँगा. ओके चाय बोल दो इसके लिए. तो अपन शुरू कर दें, चाय आ जाएगी तब तक. बोला ठीक है सर शुरू कर देते हैं. मुझे लगा फिर मैंने बहुत सारा काम किया है, तो मैंने शुरू किया. तो मैंने बोला कि ओके सर. तो ये था सर आपका फ़ोन आ गया. ये लाइन थी, मुझे वो लाइन सिंक में करनी थी. मैंने एक झटके में कर दी. अरे तुमने तो कर दिया? हाँ चल हो गया, पैकअप आ जा. मैं बोला क्या सर? बोला क्यों, क्या हुआ? बोला सर वो बहुत शूट किया था. हाँ बहुत, इधर बहुत होता है, तू आ जा, चाय पी ले, जा फिर अभी. आई वॉज, मतलब काटो तो खून नहीं, मेरी ऐसी हालत. तो मैं डिसाइड कर लिया कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है इंडस्ट्री में, नथिंग इज गोना हैपन. सो आई प्रॉब्ली रियलाइज दैट यू नो आई एम stuck now and I have to secure my career. Yes. And my life is in a mess because I started meeting, और मेरे साथ के जो कंटेम्प्रेरीज थे सारे हम लोग स्ट्रगल पे मिलते थे. यू नो, इधर कोई जा रहा है, उधर कोई जा रहा है, इधर मीटिंग में जा रहे हैं तो वो मिल रहा है, इधर मिल रहा है. हम लोग बैठे. कौन सी जगह होती थी मीटिंग? जो मतलब हम लोग एक्चुअली में आई वाज ऑलमोस्ट लाइक अ यूनियन लीडर. शक्ति कपूर ने मेरे को नाम दिया था कि तू स्ट्रगलरों का यूनियन लीडर है. अच्छा, रोज सबसे मिलना. हाँ, मतलब हम लोग हॉलीडे इन में मिलते थे. वहाँ पे हम लोग मुश्किल से पैसे दे देते थे 1 साल भर के जिम के, क्योंकि वो अड्डा था ना फिल्म वालों का, तो वहीं पे स्ट्रगल हो जाएगी. तो हम लोग सब वहाँ पे स्ट्रगलर लोग वहाँ पे नीचे वहाँ पे बैठते थे पूल साइड पे, और वहाँ पे सब बातें कर रहे हैं. ऊपर जाते थे तो वर्कआउट कम होती थी. ये भाई तेरा क्या हुआ आज, तेरा क्या हुआ? तो इंक्लूडिंग फ्रॉम परमीत सेठी, बिट्टू टू जहांगीर खान टू ऑल ऑफ अस. एंड शक्ति यूज्ड टू बी लाइक, शक्ति वाज अ स्टार फॉर अस दैट टाइम. तो शक्ति कपूर तो आता था, हम लोगों को सबको दिखता था कि अरे तिजोरी तेरा मीटिंग चालू हो गया क्या? मैं बोला हाँ सर चालू है. तो उस टाइम पे हम लोग, मेरे को बोलता तू यूनियन लीडर है, सबकी खबर लेता है, किसको क्या करना है वो भी बोलता है. तो मैं बोला ऐसा नहीं है यार, आपको नहीं समझ में आता. मतलब मैं सब कर चुका हूँ. मतलब मालूम है सर, आप लोग तो हमारे लिए इंस्पिरेशन हो कि आप पहुंच गए तो हम भी कोशिश करते हैं, हम भी पहुंच जाएंगे. So you know, that is how I actually realized that this is the only way we'll have to go, and I have to sell myself door to door. I have been to offices. There was no TV. There was no such thing. दूरदर्शन था, कोई सैटेलाइट नहीं, कोई कुछ नहीं. तो उस टाइम पे हम लोग की स्ट्रगल के लिए लिमिटेड ऑफिसेस, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हु वर डायरेक्टर्स. एंड आई वाज लाइक, व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई गो एंड सेल माई सेल्फ? तो go outside the office.
लिटरली स्पेंड टाइम लाइक दिस कि डायरेक्टर को मिलना है, वो अंदर बैठा है, चाय पी रहा है, नाश्ता कर रहा है, नहीं मिल रहा है, उसको मिलने के लिए फिर हम लोगों को ये बाहर बैठे रहना पड़ता था। बाहर बैठ के हम लोग बोलते थे कि हाँ हम लोग, सर जैसे ही वो बाहर आएगा बोलेगा अरे दीपक तू, हाँ सर नीचे से गुजर रहा था ना, सोचा आ गया। एक्चुअली 3 घंटे मैंने वहां पे सड़ाया अपने आप को। लेकिन जब आप अंदर बैठ के ऐश कर रहे थे, 1-2 मिनट के लिए मिल लेते तो बेचारा मैं दूसरी जगह स्ट्रगल करता। और हम लोग ये बातें करते थे स्ट्रगलर लोग कि यार ये आदमी हमको मिल ले तो हम इधर से ऑफिस में से दूसरी ऑफिस चले जाएं, दूसरी ऑफिस से तीसरी ऑफिस चले जाए, एक दिन में हमारा 4 कवर हो जाए। ये इधर एक में फंस जाते हैं, फिर दूसरा खत्म हो जाता है, दिन खत्म हो जाता है। सो यू नो दैट इज हाउ आवर स्ट्रगल वाज, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई आई डोंट लेट एनीबडी हु कम्स टू माय ऑफिस टू सिट आउटसाइड। आई हैव clear instructions of anybody who comes to meet me, he will meet me first. He can go where he wants to go after that, he will not sit outside. And that is what I have always done it, and I'll continue doing that. Wow. So I feel that, you know, I have grown not understanding कि या नहीं ऐसे एटीट्यूड होनी चाहिए क्योंकि आपने वो स्ट्रगल देखी है तो आप दूसरों को अभी तंग करो। I have gone the reverse way. All this, you know, Khushbu, what happened after a point when all these films happened, they were all such films where I almost saw that I am not going to be a part of this business. Yes. I was almost giving up, including I had met Bhatt Saab long ago. उन्होंने भी अनदेखा करके, पता नहीं बहुत बिजी थे, डेविड साहब के साथ बैठे थे, मैं एक बार डिम्पल में गया था तो ऑब्वियसली जस्ट काइंड ऑफ ओके करके निकल गए थे। तो किसी को याद नहीं होता ना कौन मिला कौन नहीं मिला। उस टाइम पे वहाँ पे जब वो लोग कास्टिंग कर रहे थे तो सडनली आउट ऑफ द ब्लू मुझे फ़ोन आता है कि यू नो भट्ट साहब इज कास्टिंग और तू जाके मिल ले। तो मेरे को अवतार जी का फ़ोन आया, रॉबिन भट्ट है, रॉबिन भट्ट ने बोला कि वो लड़का है, उसको काम आता है, भट्ट साहब वो दोस्त का रोल है, उसको बुलाओ। तो अवतार जी ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने बोला अवतार जी को, मैं बोला सर क्या होगा, अब तो ख़त्म भी हो गई ज़िंदगी, ऐसा लगता है मेरे को। अरे पागल है तू, जा मिल तो आ। तो मैं गया तो भट्ट साहब ने देखते ही मेरे को बोलता है कि दोस्त का रोल है। तो बोला हाँ भट्ट साहब कर लूँगा। तो बोलता है नो क्वेश्चन। बोला नो क्वेश्चंस। मैं बोला जो मैंने किया है वो आप सुनोगे तो क्या क्वेश्चन पूछूंगा मैं, इससे तो अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो समझ गए हो कि मैंने बहुत कुछ किया है। तो ठीक है तू आ जाना। सो आई स्टार्टेड होपिंग एंड फीलिंग कि मे बी दिस इज the end of my tunnel. I could see the light over there because I had gone through so much darkness. Yes. Khushbu, I almost felt like I don't think I belong here. I will not get anything out of this place. And I almost was on a return कि बॉस अभी नहीं हो सकता है। और suddenly ये आशिकी happened and I think the life kind of basically gave me. आशिकी सुपर हिट, गाने सुपर हिट, सभी लोग स्टार बन गए और उसके बाद तो चल पड़ी। लेकिन उस दौरान भी आपने एक और फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और आप रिजेक्ट हुए थे, जो जीता वही सिकंदर। सेम फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने भी ऑडिशन दिया था और उनके ऑडिशन को बकवास कह के हटा दिया गया था। अक्षय ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा। Really? Oh हाँ, my God. क्या कहानी थी इसकी? Oh my God. नहीं एक्चुअली में देखो मुझे लगता है कि अगर वो जैसे वो बोलते हैं ना कि बकवास कहा होगा, because I know Mansoor doesn't mean it like that. जो मुझे लगता है क्या होता है कि कई बार जैसे मंसूर कैसा है बंदा, मैं बताऊं आपको, जो जीता हो गई ना और मैं तो स्टार बन गया। जो जीता के बाद मंसूर के साथ काम करने में मजा आया था। तो मंसूर को भी शायद पता नहीं है। तो फिर बाद में जब वो नेक्स्ट पिक्चर बनाएगा तो उसके पहले अपना काम होता है ना एज एन एक्टर के खुशबू नेक्स्ट फिल्म, दिस फिल्म तो वी डिड, तो उसके लिए जाके चलो खुशबू के साथ चाय पीते हैं। तो मैं गया, ऑफिस से निकल रहा था पाली से, तो मैं बोला चलो ना मंसूर को भी मिल लेता हूँ। तो मैं उसके ऑफिस में बाहर गया, उसका असिस्टेंट आया, बोला क्या हुआ? बोला मंसूर को मिलना है। हाँ सर आइए ना। तो मंसूर बिजी था कुछ करने में, वो टेक्निकल आदमी है, वो ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मल नहीं रहता वो बहुत ज़्यादा। बोला हाय मंसूर, व्हाट्स हैपनिंग? हाँ हाय दीपक, सो टेल मी व्हाट हैपेंड? नथिंग, आई जस्ट थॉट आई विल मीट यू। व्हाई? Well, just passing by, I thought maybe next film. Deepak, no need, I'll call you. ऐसे करके खट। तो ऐसे चीजें होने लगी। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल खत्म हो जाती है हमारी। आशिकी के बाद तो लोग पहचान लगे थे, बुला के बैठने लग गए। हाईलाइट पहचानने की बताता हूँ, गुलजार साहब, मैंने फोन किया माचिस देखने के बाद, मैं पागल हो गया
कि माचिस में 4 लड़कों में मैं क्यों नहीं था, वो एक बात होती है ना। तो मैंने फ़ोन किया, सर बहुत बहुत पसंद आई सर माचिस, पागल हो गया सर मैं मिलने आ जाऊँ? क्यों? सर आगे कुछ करोगे? दीपक तुम्हें कौन नहीं जानता, आज तुम्हारी ज़रूरत होगी तुमको बुला लिया जाएगा। तो अच्छा ठीक है सर, ओके सर, ऐसे करके। तो मतलब इट ऑल्सो देयर इज अ रिवर्स साइड टू इट विच वी डोंट रियलाइज, दैट becoming famous, becoming known, so it also stalls you from doing a lot of stuff. Yes, there's a magical moment I found was with गोविंद अलानी। मस्त सेट हो गया था, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी बन गया ऐसा, मेरे को लगा कभी हाँ कभी ना, ये वो सब। हाँ तो ऐसा पूरा मिथुन एकदम दादा की तरह फुल फैन। तो मैं हॉलीडे में हूँ और वहाँ पे मैंने देखा गोविंद जी, उनके सिनेमा अर्ध सत्य एंड ऑल, आई वाज मैड अबाउट दैट सिनेमा। मेरे को लगा मेरे को काम करना है यार वो फिल्म में, उनकी फिल्मों में, ऐसी फिल्में जो नसीर भाई, ओमपुरी जी करते हैं, यार मैं भी एक्टर ब्रीड हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो गोविंद जी को मैंने देखा ना, कॉफ़ी शॉप में बैठे किसी की वेट कर रहे होंगे, तो मैं रुक गया। मैंने बोला सर 1 मिनट बैठ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ? हाँ दीपक आओ बैठो। सर आई वॉन्ट टू डू योर सिनेमा, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो ऐसे ही देखने लगा। मैंने क्या हुआ सर? दीपक यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ माई सिनेमा। मैं बोला क्यों? यू आर अ हाईली कमर्शियल प्रॉपर्टी, आई कांट, हाउ कैन आई? मेरे को जो झटका लगा ना, जो मैं बोला यार ये क्या है, मतलब दे एक्चुअली लिव विद डिफरेंट, जो कि आज के टाइम में सब टूट गया। अब जाके टूटा जब हम लोगों को सिनेमा में हीरो नहीं होता, even a character is a hero. Yes. And that is the beauty of today's times, where it is such a wonderful time for actors, where I feel that out of the blue, exactly that incident, and cut to today's time, I have almost not worked for years and years. Yes. और मैंने काला करना भी छोड़ दिया, और मैं बोला यार आगे काम आना है ना, तो इसमें आएगा। तो आशिकी फिल्म रिलीज होती है, फिल्म सुपरहिट, गाने जबरदस्त, आज तक गानों का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया, फेस वैल्यू आ गई। दीपक तिजोरी जो अभी तक स्टूडियो के बाहर थे, वो आई थिंक अब स्टूडियो के अंदर जाते होंगे और सब पहचानने लगे होंगे। नहीं, तब तक नहीं हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था कि आशिकी रिलीज हुई, हिट हुई, राहुल रॉय को लोग नाम से जानने लगे। हाँ। पर मुझे सिर्फ पल्लू के नाम से जानते थे। कोई बल्लू बोलता, कोई पल्लू बोलता, कोई कुछ बोलता, लेकिन उनको नाम नहीं मालूम, नाम नहीं पता। पर मैं बेस्ट फ्रेंड बन गया था। हाँ। और वो चीज मैंने अचीव करी, टू प्ले बेस्ट फ्रेंड ऑन स्क्रीन। So on that basis, I think things really worked for me in my favor, but which I didn't have a problem, because I realized that I was not the hero. तो लोग जैसे हर जगह पब्लिसिटी भी हुई थी, तो राहुल रॉय अनु अग्रवाल था। सो आई हैड नो कॉम्स इन इट, बिकॉज मैं तो इतने डिजास्टर से गुजरा था कि मुझे ये मिल गया तो मुझे तो मतलब जैसे कि देव मिल गए। कि ऐसी वाली बात थी मेरे लिए। तो मेरे को लाइफ मिल गई भाई, सांस लेने की जगह मिल गई मेरे को। तो मेरे को वो मिल गया था, मैं खुश था। तो इसीलिए मैंने फिर जो भट्ट साहब बोले, सड़क में दोस्त, हाँ दोस्त, दिल के मानताने में एक गाना, हाँ कर लिया। मतलब लिटरली मैं थार सब जो बोले, मैं मतलब भट्ट साहब जो बोलेंगे आप खड़ा रहने बोले, मैं खड़ा रह जाऊंगा, क्योंकि मेरे को आपने कहां से निकाला। सो लिटरली डार्कनेस में से मैं अभी आई एम सीइंग सम लाइट, एंड ऑन दैट बेसिस आई रियलाइज दैट नाउ इट्स टाइम। सो आई आफ्टर सड़क एंड आशिकी, देन देयर वाज दिस मेकिंग जो जोजीता का चल रहा था राउंड, के वो पता चल रहा था कि ये फिल्म की ऑडिशंस चल रही हैं, तो आप चलो। तो मैं भी गया ऑडिशन के लिए, और मेरे को भी उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, यू डोंट सूट द रोल। ठीक है। अक्षय भी रिजेक्ट हुए थे और मिलिंद सोमन को लिया गया था। हाँ, मिलिंद। इनफैक्ट एक्चुअली जब हम लोग, मैं और फिल्में जब कर रहा था ना, तो जोजीता की शूटिंग ऑलरेडी चल रही थी। मेरे को तो ये पता था कि जोजीता चली गई फ्लोर पे और वो लोग तो शूटिंग कर रहे हैं, एंड वहाँ पे रिप्लेसमेंट ज़रूर हो रहे थे। जोजीता में पहला रिप्लेसमेंट हुआ गिरजा की जगह पे आयशा जुल्का। सेकंड रिप्लेसमेंट हुआ करिश्मा पहुजा की जगह पे पूजा बेदी आई। और फिल्म ऑलमोस्ट 75% ख़त्म हो गई। उसके बाद में वहाँ पे मुझे न्यूज़ मिलती थी कि वहाँ पे जो लोकल जब शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे पंगे बड़े होते थे, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री छोटी है। तो वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा था बहुत, और मॉडल टाइप थे सब लोग। जैसे मामिक भी एक मॉडल था, मिलिंद भी मॉडल रह चुका है,
तो there used to be some friction between I don't know who all. अच्छा. So I used to get news. But Bunty Walia was one of the Rajput boys. हाँ. You know, he is a big producer today. हाँ. So those are the kind of people who were already there, and I was getting the news because एक होती है ना भूख थी कि यार मेरे को ये मॉडर्न फिल्म थी, ये मिल जाती तो अच्छा था, पर चलो कोई नहीं मिली. उस टाइम पे वहाँ पे दिल के मानताने की शूटिंग भट्ट साहब ऊटी में कर रहे थे. और एक दिन सडनली one of the art director who passed away of Dil Ke Mantani in Ooty. अच्छा. So Bhatt Sahab was coming back for that, for the last rites and everything. That time he called me in the night. He says, "Come home." So बोले Bhatt Sahab, "You have to go and meet Mansoor tomorrow." So, why? No, you have to go and meet for that film he's doing. What? Jojita? No, I'm not doing some junior role now. I was trying for that role. No, for that role only. So he says, "What are you talking?" I said, yeah. So Amir asked me to speak to you, and Amir has asked you to go and meet him and just listen to me. I said, नहीं Bhatt साहब, मेरे को भी थोड़ा सा ईगो आ गया. बोला नहीं Bhatt साहब, मेरे को उन्होंने निकाल दिया था, मैं क्यों जाऊँगा? Because अभी वो आशिकी हो गई, अब वो दिल के मानतानी भी हो गया, सड़क भी हो गया. मैं बोला अभी मेरे को क्यों जाने का? तो मैं बोला Bhatt साहब इज लाइक फादर फिगर टू मी. तो गाली देके तुम समझते नहीं हो, ये है वो है, गो एंड मीट हिम. बोला ठीक है. सो आई एंड द बेस्ट पार्ट आई गॉट टू मीट नासिर साहब, बिकॉज माय होल थिंग वाज कि हमारे लिए नासिर साहब वाज लाइक ओ माय गॉड, तीसरी मंजिल और ये और वो पता नहीं क्या क्या. इसलिए का गॉड तो हमारे सामने बैठे हुए हैं, मंसूर यहाँ बैठा हुआ है. तो फिर मंसूर को अब मेरे से नरेशन हो गया, मेरे को बताया कि मेरे को ये चाहिए दीपक. तो मैंने उसको सिंपल एक सवाल पूछा, मतलब एथिकली आई नीड टू नो, बिकॉज आई वुड नॉट वांट टू रिप्लेस समबडी अनलेस आई नो दैट द पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड देयर इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम बिटवीन व्हाट हैज हैपेंड. तो बोलता है देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड ही एक्सप्लेन टू मी व्हाट एवर द प्रॉब्लम वाज, एंड आई सेड के ओके सो लेट्स डू दैट वन थिंग, लेट अस सी. फिर नासिर साहब ने बोला कि दीपक बेटा ये करना है आपको. मैं बोला सर आपने बोल दिया करना है, मतलब मैं अभी आगे सवाल नहीं करूँगा. मैं कुछ देख लेता हूँ तो मुझे पता चल जाए कि वो क्या पोटेंशियल है. बिकॉज फॉर अस ही इज अ सुपर मॉडल. मिलिंद को रिप्लेस करना इज नॉट अ जोक, नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. और मैं कभी ऐसे फिटनेस में था, बॉडी फिजिक मैं कभी था ही नहीं ना. मैं तो जो रोल था वो भी साइकिलिस्ट का. साइकिलिस्ट. मैं साइकिल जिस दिन पहले दिन चलाने गया ना, आमिर ये लोग सब अटैक में आ गए थे. वो देख के बोलते ये साइकिल ऐसे चलाएगा. मेरे को कोने में बुलाया, बोलता है दीपक इन लोगों को मिल, ये सब नेशनलिस्ट हैं साइकिल चलाने वाले, पहले तू इन लोगों के साथ ट्रेनिंग कर. दैट इज वन ट्रेनिंग विच आई यूज्ड टू गो टू द जिम, यू नो सेम जिम जहाँ पे मैं यूनियन लीडर था. शक्ति कपूर मेरे को रोज साइकिल चलाते हुए देखता था वहां पे, वो स्टैटिक साइकिल होती है ना जिम वाली. तो मैं बैठा हूँ, बोलता है आजकल तू खाली यही मार रहा है, तू कुछ कर नहीं रहा है क्या भाई, कुछ करेगा? बोलता है नहीं सर, एक साइकिल चलाने वाली फिल्म है, तो साइकिल चलाने के लिए मेरे को ये सब थाइस बनानी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब. So I remember those moments, and when I finally went and saw the rushes, and I told Mansoor, yaar, I said, Mansoor, I can't look like him. What are you talking? Look at him. तो बोलता है I totally agree, but obviously at this point in time we need, for whatever reasons, we need to replace. मैं बोला ठीक है, मैं बोला he is informed. बोलता है yeah, he is informed. I didn't know him, Milind, so I could not probably call him, but I generally would have done that. Yes. So technically, when I came on board, literally there was a shock for me, because जो चीज़ें मैंने मंसूर के बारे में सुनी थी ना कि मंसूर 40 टेक लेता है, 50 टेक लेता है, तो मैं डरा हुआ था. क्योंकि मेरे साथ में राजपूत बॉयज भी चेंज हो गए थे, और वो सब एक्टर ब्रीड लेके आए आपकी बात. दे वर नो मॉडल्स. मतलब सूरज, प्रकाश, बॉबी, वो तीनों थिएटर करके प्रॉपर पॉलिश्ड एक्टर्स थे. तो मेरे लिए एकदम इजी था टू हैव अ ट्यूनिंग विद देम. So we became actually like proper Rajput boys. Understanding was like kick ass. फट के ये फट से पकड़ेगा, ये पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा, ऐसे करके हम लोग एक्चुअली ट्यूनिंग हमारी राजपूत की हो गई थी. पर प्रॉब्लम ट्रेनिंग में था, बिकॉज आई हैड टू do the cycling thing, na? Yes. So first, literally, it was crazy when we were at that, the Drome where this cycling, जो नेहरू स्टेडियम था, अभी NSCI क्लब और वो सब वहाँ पे हो गया. तो वो स्टेडियम होता था जहाँ पे साइकिल का रेस होता था. अच्छा. जहाँ पे हमने शूट किया था. वो रेस शूट करने के टाइम पे ऑब्वियसली आई वाज इन द बिगिनिंग रेस एंड इन द लास्ट रेस.
तो मेरे लिए दोनों रेस करना था। तो मैं फंसा हुआ था कि एक जैसे मामिक का राउंड खत्म करूं, आमिर तैयार खड़ा है। हाँ। आमिर का राउंड खत्म करूं, मामिक तैयार खड़ा है। तो मेरी सांस फूल रही है। मैं बोला क्या कर रहे हो तुम लोग यार, तेरे को ब्रेक मिल रहा है, तेरे को ब्रेक मिल रहा है, मैं मर रहा हूँ भाई, तुम लोग मेरे को सांस लेने दो यार। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है ठीक है। एंड ऑब्वियसली there is a whole technique which one has to learn about cycling, which I did not know. There is Parsi national level cyclist who taught me and told me that you have to practice and you have to sit like this, you have to cut the wind, you have to hold your arm like that, your head should be here, otherwise it hits your, wind hits you, it stops you, it stalls you, it should not come onto your chest. All these kind of techniques which are there, वो stance होता है ना उनका, वो एक कमाल की चीज होती है, तो हमको पता नहीं था. So obviously then I had to learn and Amir was like a proper cyclist by that time. बिकॉज इन लोगों ने तो 1.5 साल पहले से पिक्चर शुरू करी थी. मामिक भी मतलब मस्त चला रहा है. मैं बोला यार मैं एकदम शेखर मल्होत्रा, कहीं गड़बड़ हो गया तो पूरी पिक्चर गड़बड़. सो ऑब्वियसली देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग एंड मोर ऑफ इट आई वुड से जोजीता वाज लाइक अ physical kind of a strain and workout more than acting. Because for me, what all stories we had heard about 40 take 50 take मंसूर का. पहले दिन शूटिंग पे जब मैं गया तो हम लोग का राजपूत बॉयज़ का फिल्म सिटी में सीन था और लिटरली मैं प्रिपेयर था कि बॉस ये अभी बार बार टेक्स होने वाले हैं, लेकिन मैं बोला लेट मी डू माई 100% बिकॉज आई एम एग्जैक्टली जस्ट द ऑपोजिट ऑफ वॉट आमिर इज. आमिर एंड शाहरुख बोथ डू नंबर ऑफ टेक्स एंड आई एम वन ऑफ द स्पॉन्टेनियस गाइज हु विल इमीडिएटली गो फॉर इट. सो आई सेड ओके ठीक है मैं रेडी हूँ. तो मैंने और मेरे साथ में जो लड़के थे वो लोग भी तैयार घोड़े थे. हम लोगों ने बोला टेक दिया और जैसे ही मंसूर ने बोला कि ओके तो ही स्टार्टेड शिफ्टिंग द कैमरा. मुझे डर लग गया. मैं बोला यार कुछ गड़बड़ हो गया. मैं बोला ये तो निकाल देगा अभी इज्जत का फालूदा हो गया. तो सूरज बोला हम लोग सब बात कर रहे हैं. बोला क्या हो गया यार, इसका तो कहानी कुछ और थी. मैं बोला रुक जा मैं पूछ के आता हूँ, रुक जाओ तुम लोग. तो मैं गया मंसूर के पास. मंसूर it was okay. Yeah. No, you don't need any alternate, any option. No, I don't need. You need. You tell me. तो मैं बोला यार ये तो देव मानुस है. ये तो गलत बात है. गलत बात है. तो बोलते हैं फिर मैंने बोला बट व्हाई आर यू आस्किंग. बोला सी लेट मी बी फ्रैंक यार मंसूर, यू नो वी वर ऑल स्कैर्ड दैट नाउ you said you just okay and you went on to the next shot, so maybe you didn't like and you won't just do this and formality के लिए हमको घर भेज देगा फिर. तो अरे पागल हो गया क्या यार, आई एम नॉट लाइक दैट. बोलते नहीं वी हैड हर्ड 40 takes. बोलते दीपक सी until I get what I want I will make you do ना, I am the director. So until you give me, but if you've given me something, why will I ask you again and again? I'm not a fool. So those were incredible things. like हम लोग जो सुनते हैं और जो हकीकत में होता है, तो हमेशा मेरे को इतना मतलब लर्निंग हुआ है ना उस टाइम पे कि यार हम लोग कहानियाँ सुनते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, बातें होती हैं, बट आई थिंक द 1-to-1 एनकाउंटर वाली बात जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हिम अ लॉट. और जब भी, और इनफैक्ट अच्छी बात क्या थी कि ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिज एक्टर्स अ लॉट. ही नेवर लेट मी डाउन ऑन दैट. टू द एक्सटेंट हम लोग जब ऊटी में थे तो मेरी और मामिक की फाइट थी. अच्छा. और प्री क्लाइमैक्स में उसने क्या किया, शाम को ऊटी में है, फाइट मास्टर अमीन गनी ये लोग सब उन्होंने डिसाइड किया होगा जो भी फाइट करनी थी जैसी भी थी. तो इफ़ यू रिमेंबर द सीक्वेंस कि जहाँ पे उसको मैं रोकता हूँ और उसके ऊपर से वो नीचे गिरता है और मैं उसको पकड़ने के लिए जाता हूँ और वो नीचे गिर जाता है, वो सीक्वेंस था. उसके एक रात पहले मंसूर ने मेरे को और आमिर को रूम में बुलाया और बोला कि तुम लोग दोनों रूम में आ जाओ. तो हम लोग ठीक है. अच्छा मंसूर और आमिर तो भाई है, उन लोग का इक्वेशन अलग होता है. मेरे लिए दोनों अलग. आमिर मेरा भले कॉलेज में जूनियर था लेकिन मेरा एक्टर है और स्टार है, और मेरे लिए मंसूर डायरेक्टर है. तो मैं थोड़ा सा समझ में नहीं आता क्या है भाई. तो मंसूर ने बोला सी टुमारो वी आर डूइंग द फाइट बिटवीन मामिक एंड दीपक, सो आई नीड टू नो व्हाट इज योर टेक, व्हाट शुड हैपन. दीपक मार खाएगा कि मामिक मार खाएगा कि क्या होएगा. सो आमिर को पूछा तो आमिर ने बोला यार वेरी क्लियरली दीपक तो विलन है, मार खाएगा. ठीक है. तो मेरे को पूछा व्हाट डू यू थिंक. मैं बोला सी मंसूर आई एम द विलन, सो इफ़ योर विलन लूजेज द बैटल इन प्री क्लाइमैक्स देयर इज़ नो क्लाइमैक्स. तो ऐसे ही रुक गया. तो बोलता है कि हाँ, बोलता है गॉट इट, ओके गो.
वो ऐसा ही बोलता है गो। तो हाँ जाओ बस हो गया, खत्म हो गई। तो बोलता है आमिर को, बोलता है आमिर को जाते वक्त बोलता है, आमिर आई थिंक यू शुड ओनली डू फिल्म्स लाइक दिल, कमर्शियल फिल्म्स आर राइट फॉर यू। तो दोनों भाई है ना, उनका प्यार है एक दूसरे के साथ में, तो वो लोग ऐसे ही बात करते हैं जो भी करते होंगे। तो मैं भी थोड़ा हंस पड़ा, मैं बोला कि क्या यार, बट द लॉजिक वाज दैट बॉस ऐसा नहीं हो सकता। और वही चीज मेरे को जब फाइट कर रहे थे ना, तो जब मैंने वो एक्शन किया ना, तो एक्शन डायरेक्टर ने सडनली काट 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 बोला। तो मतलब क्या हो गया? तो बोलते दीपक तू क्यों जा रहा है उसको बचाना, तू विलन है यार। तो मैं बोला ए भाई मैं स्कूल का बच्चा हूँ यार, तू क्या बात कर रहा है मेरे को। तो मंसूर सडनली सुना, ही इज राइट दीपक, we'll do one more, do this, अच्छा, we'll keep this. So lot of times I realize, see, you know, cinema, as we say that it is, of course, the vision is of the director and the writer, but also the actor's participation is incredibly important. And very rarely directors support that. Directors come, because I've met some directors, when we've improvised on sets, suddenly cut, तूने क्यों किया ऐसा, हु इज अ डायरेक्टर। बोला भाई तू ही है, लेकिन बात तो समझ यार, वो मेरे घर में आके मेरी बीवी की बजा रहा है, मेरे सामने बजा रहा है, तू मेरे को बोलता है हाथ भी नहीं उठाऊं, कमाल। So you know, I was like, what the hell is going on here, man? And after that is where lot of things, lot of directors, like old school, Kundan Shah was one of those genuine geniuses. I loved his film, and Kabhi Haan Kabhi Na mein, when he gave me the script and I read it, he has been sitting on it for a long time, and there are a lot of ghags have sitting on it. But see, what happens is when an actor walks in, there is always an instinct that we go with what a character feels. We are not interested in your vision. You are a director, your vision is a director. मेरा काम क्या है, मेरे को जो विजन है ना, मेरे को दिमाग में आया कि मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं कर सकता है, तो मैं बात करूंगा। वो बात मैंने जब कुंदन को भी बोली, तो उसने भी एक्सेप्ट करी। आपने एंडिंग चेंज का प्रपोजल दिया था, हाँ, बिगिनिंग और एंडिंग का। तो वो चीज के लिए सडनली, यू नो, इट सडनली काइंड ऑफ शॉक्ड हिम आल्सो कि यार बात तो सही है कि ये तो सेम हो जाएगा। सो लॉट ऑफ टाइम्स, I don't know if you know about this incredible sequence of Najayaz. In Najayaz, I was the Jayaz औलाद and Ajay Devgan was Najayaz औलाद। और मेरे को पाला मतलब ऑब्वियसली बड़ा तो मैं नसीर साहब के घर में हुआ, लेकिन मैं बिगड़ा हुआ बेटा था और मेरे को बिगाड़ने वाला था गुलशन ग्रोवर। घर के अंदर जो मुझे जिसने पाला बड़ा किया वो आशीष विद्यार्थी था, जो घर का ऐसे ही देखने जाए बोलने के लिए नौकर है, लेकिन वो घर का सब कुछ था। वो इस बच्चे को बड़ा करने वाला, मेरे को बाप तो कभी था ही नहीं। तो कहानी वो थी। तो एक दिन मेरे को सुबह 9 बजे की शिफ्ट में वहां पे मुकेश मिल्स बुला लिया इन लोगों ने सेट पे, और बंटी लूथरिया हु वाज द एसोसिएट दैट टाइम। सो भट्ट साहब वाज जनरली, यू नो, डायरेक्टर एंड बंटी वाज एग्जीक्यूटिंग मोस्ट ऑफ इट। सो आई वाज देयर ऑन द सेट 9 o'clock, नॉट नोइंग, बिकॉज उस टाइम पे थोड़ी कोई स्क्रिप्ट मिलती थी। हम लोग सेट पे जाते थे, बोलते थे आज ये सीन कर रहे हैं, तो हम ये सीन कर रहे हैं। तो मैं सुबह, हम लोग गए, मेकअप पे बैठे हैं, चाय वाय पी रहे हैं भट्ट साहब के साथ में। तो बोला क्या भट्ट साहब क्या कर रहे हैं आज सुबह सुबह यार, इधर इतना दूर बुला लिया। तो बोलता है वी आर डूइंग आशीष इज मर्डर टुडे, सो यू एंड गुलशन। सो आई फ्रोज, आई सेड व्हाट? सो ऑब्वियसली, यू नो, ही वाज बिजी विद 10 more things. So he just suddenly looked into me and he says के क्या हो गया? बोला भट्ट साहब, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाई आर यू डूइंग दिस? बोला क्या हुआ? एंड आई वाज वेरी फ्रीक्वेंट एट भट्ट साहब हाउस। तो शाहीन ना, उनकी बेटी, छोटी सी बच्ची, और उनके घर में आशीष जैसा एक कैरेक्टर था, जगन। अच्छा, जगन एंड शाहीन, because parents were always, you know, there, but Jagan was taking care of Shaheen most of the time. तो सब कुछ जो है ना जगन था शाहीन के लिए। तो मेरे सामने देखा था, क्योंकि मैं रेगुलर था भट्ट साहब के फैमिली में, घर में, तो मेरा इक्वेशन मालूम था। तो मैंने भट्ट साहब को बोला, मैंने भट्ट साहब, मतलब आप जगन को डांटते भी हो और आप उसको कुछ बोलते हो, शाहीन रिएक्ट करती है, ऑफ कोर्स। तो मैंने भट्ट साहब, ये मेरा जगन है यार, इसको मेरे सामने मरवाओगे? वैलिड पॉइंट। सो ही सेड, ओह माय गॉड, बंटी पे आग बरसा दी उन्होंने। इसको किसने बुलाया?
So, you know, a lot of times, हाँ. as actors' instincts, now Yes. we have to be ready, Hmm. but the director has to be bold and strong enough and level-headed to respect an actor's emotions Yes. and understand where he's Hmm. coming from, not be an adamant man. Hmm. So I think that is what the best part of my growth was. Hmm. So I also, whenever I did something, Hmm. whether it was small, whether it was a Vastav Hmm. or whether it was a Gulam, Yes. I had stopped doing those things. Yes. But I picked these two Yes. out of all the lots because Yes. there were reasons behind it. Yes. Literally, I remember when Gulam was being Hmm. cast, they did not, the film was being shot over a period of 2 years. Hmm. पहले भट्ट साहब कर रहे थे, कहानियां चली, भट्ट साहब और आमिर का प्रॉब्लम हो रहा है, भट्ट साहब सेट पे आते नहीं है, डायरेक्ट फोन पे करते हैं. हाँ. भट्ट साहब बिजी थे, भट्ट साहब हाँ. पैसे कमा रहे थे, तो उसमें गलत भी नहीं था कुछ भी. हम लोग भी भट्ट साहब के सपोर्ट में थे. हाँ. तो यू नो आई सेड के सडनली एक दिन फोन आया मुकेश जी के ऑफिस में से कि दीपक आ जा, एक बार विक्रम से सुन ले तू, एक कैरेक्टर है चार्ली. तो मेरे को मालूम था कि चार्ली वो लोग 2 साल से ढूंढ रहे थे. अच्छा. एंड चार्ली वॉज एन इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, उतना भी मुझे पता था, लेकिन Yes. मैंने कभी अटेम्प्ट भी नहीं किया कि मैं उसमें जाऊं, बिकॉज वो सेक्शन मैंने छोड़ दिया था. Yes. I didn't want to get into those, you know, 3 scenes, 4 scenes, stuff like that. So I said, I don't want to do this. So I never went. But the word came, and Bhatt Sahab again told me, कि listen to it. Go to Vikram, listen to it. Amir has asked you to do it. So obviously, because I know where Amir comes from, he's a very level-headed actor. So when he's recommending, there is a point to it. Yes. So I said, okay, I'll listen to it. So I went to Vikram. I said, Vikram, जितना है ना उतना सुना. उसने 3 सीन सुना है. मुकेश जी बाहर ही बैठे थे, उनको मालूम था, बिकॉज मैं उनके पहले उनके 2-3 फिल्मों को मैं मना कर चुका था. अच्छा. और मुकेश जी को पता था ये पागल एक्टर है, ये नहीं करेगा. तो फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मेरे को बुलाया था और मैंने कर लिया अपना काम. मैंने सुना, मैंने सुन के उनको बोला, विक्रम ने सीन सुना है, तो मैं खड़ा हो गया. मैंने बोला विक्की को ठीक है. मुकेश जी बाहर बैठे थे. हाँ बोल. मैं बोला कर रहा हूँ, और पैसे की बात आपसे फ़ायदा नहीं करके जा रहा हूँ, डेट बता देना. मैं निकल गया था. बिकॉज आई न्यू व्हाट वाज द होल आइडिया फॉर आमिर ब्रिंगिंग मी ऑन बोर्ड. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट व्हेन in the climax, pre-climax, when I save Amir खुद बोलता है दीपक तेरे को क्या सीटियाँ पड़ी यार. So I guess probably whatever, no matter small, I never looked into the length of the role. I always looked into the strength of the role. But in that process, you know, that whole till Vastav, after that I realized कि boss, they are all just doing this with me. You rejected Dhadkan also? Yeah, my God, how did you know? Oh God, this is crazy. Why? See, when Toy called me, he gave me a very huge narration and a rosy picture of Parmeet's character. Okay, that time it was Parmeet's character. अच्छा. Yeah, it was Parmeet's character was different altogether. तो मुझे उसने पूरा presentation दिया था कि ऐसा होगा, दीपक ऐसा होगा. And Toy, obviously I know because he's from the Bhatt Sahab family. So I was like a friend to him. So he started narrating to me. By the time I realized कि boss, वो समझ में आ गया था मेरे को क्या होता है. तो मैंने उसको एक ही बात पूछी. मैंने बोला Toy, I love the presentation. I love the way you're going to shoot me. I love the way you're going to present to me. I said, I just want a simple thing. I want to know from you, what will happen if this character is not a part of the film? Will your film go on? Of course, Deepak. We'll work next time. ऐसे बोल के मैं निकल गया था. मैं बोला no point discussing because it is so easy. See, most of the films those days na, they were shot for 4 hours and 4.5 hours edit. Yes. फाइनल एडिट 3 घंटे की हमको बनानी होती. 4 साढ़े 4 घंटे ये लोग बनाते थे. तो बहुत कुछ निकल जाता था. और सबसे पहले क्या निकलता है, मुझे समझ में आ गया था कि जो कैरेक्टर कहानी से रिलेटेड नहीं है वो सबसे पहले बाहर जाएगा. अक्षय के कारण तो नहीं बोला, क्योंकि तब अक्षय पे इल्जाम लगता था कि नहीं कुछ भी. अक्षय ने इनफैक्ट कभी नहीं किया ऐसा. नहीं कभी नहीं किया. उसका कोई लेना देना ही नहीं था उसके साथ में. तो वो चीजों को लेकर कभी नहीं हुआ ऐसा. आपको याद है अक्षय कुमार को आपके जैसी स्टारडम चाहिए थी. ये अब्बास मस्तान ने बताया था खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान कोई चेंबूर में आप शूट कर रहे थे और सारे जो बच्चे थे वो आपके पास आए थे. क्या था वो इंसिडेंट? एक्चुअली मैंने वो मेरे साथ में वहां पे भी होता था, कभी हाँ कभी ना भी, बिकॉज आई थिंक माई फिल्म्स हैड कम अर्लियर. शाहरुख की बजाय लोग आपके पास आते हैं. शाहरुख ने टीवी किया था
और वो फिल्में अभी तक उसकी बनी नहीं थी। हम लोग ने अर्ली टाइम में शुरू कर दिया था ना, कभी ना कभी ना वाज बीइंग शॉट व्हेन माय जोजीता एंड ऑल दैट वाज हैपनिंग। तो आई थिंक ऑल दोस मोमेंट्स बिकॉज ऑफ जोजीता, खिलाड़ी, आशिकी सड़क, पीपल वुड रिकॉग्नाइज मी एंड दे वर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ क्रेजी अबाउट दिस। अरे ये तो वो चीजें वहां पे भी होती थी, यहाँ पे भी होती थी, बट एट द सेम टाइम इट वाज नेवर समथिंग व्हिच वाज वेरी इतना, मतलब ये नहीं था जितना बनाया गया है इसको। पर हाँ ठीक है, लोग मेरे को फोटो लेते थे, मेरे फोटोग्राफ्स लेते थे, और ऐसा मेरे ख्याल से बिकॉज उसने जो फिल्म पहले की थी वो चली नहीं थी, सौगंध या ऐसा कुछ तो भी किया था उसने, बट ही वाज ऑलवेज अ वेरी फिट मैन एंड अ वेरी काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, because that's exactly what he was. And I think there was probably now on the hindsight when you talk about it, it is fair enough, but it wouldn't be fair if it was spoken at that point in time, because तब लगता था कि यार बड़े बोल रहा है। तो वो चीज़ें से मैं हमेशा रिफ्रेन होता था। मेरे को उसमें I would never get carried away, because I think my struggle was so much so that I never got carried away with the fact कि यार I become somebody, and I never would go into that zone. That's something which I have never kind of been there. और सेम टाइम पर आपने अब्बास मस्तान को एक कहानी भी सुनाई थी। बाजीगर। क्या हो गया था फिर, कोई और बाजी मारिया? देखो क्या था कि वक्त होता है ना, तो आई थिंक कहानी मैंने सुनाई उनको, मैंने एक फिल्म देखी उस टाइम पे। दौर क्या था पता है, ऐसे तो कई हादसे हैं, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू प्रॉब्ली हर्ड इज वो कहानी उस टाइम पे मैंने किस बिफोर डाइंग देखी। और हम लोग, मैं उस टाइम पे बहुत फिल्में देखता था, और मैं कई चीज़ें तो मैं भट्ट साहब को ले जाके दिखाता था कि भट्ट साहब ये देखो फिल्म, इसके ऊपर कुछ बनाओ, इसके ऊपर कुछ बनाओ। और ही यूज्ड टू आल्सो लिसन टू मी एंड सी दोस फिल्म्स, और अच्छी लग जाती थी उन्होंने कई फिल्में ऐसी बनाई भी है, ऐसा भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरे को रोल देते थे और फिर मैं आउट हो जाता था, फिर देते थे, फिर किसी न किसी बात से मैं आउट हो जाता था। तो वो चीज़ें उस टाइम पे वो दौर था कि हम लोग यहाँ वहाँ से, उस टाइम पे कॉपीराइट्स और स्टूडियोज आए नहीं थे, तो सारी फिल्में कहीं ना कहीं से हॉलीवुड से ज़्यादातर इंस्पायर होती थी। तो उस टाइम पे मैं बड़ी एलडीज देखता था और लगातार फिल्में रात तक देखता था। और ये तब मैंने देखी थी किस बिफोर डाइंग, और फिर मैंने उन तीनों भाइयों को बिठा के नरेशन दिया था कि ये फिल्म है, बहुत ऐसी फिल्म है, ये रोल विलन का रोल है, लेकिन ये रोल मैं करूँगा, बाकी आपको जो हीरो को लेना है ले लो। तो उन्होंने हाँ भी बोल दिया, सब कुछ हो गया था। अब सडनली खिलाड़ी आ गई, खिलाड़ी चल गई, जोजीता आ गई, जोजीता चल गई। अब पीपल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल नाउ दे वर लुकिंग एट मी कि ये अभी प्रोग्रेस कर रहा है, अभी वो हीरो बन जाएगा, आज नहीं तो कल। उस टाइम पे कभी ना पे टाइम पे हम लोगों ने पहला नशा भी शुरू कर दी। उस टाइम पे ऑब्वियसली थिंग्स वर गोइंग प्रीटी वेल एंड इट वाज स्टिल इन द मेकिंग। सो that time Pelaji was very close to me, he always wanted to work with me, so he had told me कि कुछ होगा तो बताना। मैं बोला सर ये है, तो बोला ठीक है ये करते हैं, तू बता क्या करना है। मैं बोला आप पिक्चर देख लो पहले। तो मैंने उनको जाके मूवी बता दी, मूवी देख ली उन्होंने। मूवी पास है तेरी दीपक, बोल क्या करना है। बोलता है, मैं बोला कि सर आपने देख लिए तो ये अपन सेटअप बना लेते हैं, डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं, इन्होंने सामने खिलाड़ी की है, खिलाड़ी हिट हो गई है, तो मैं अब्बास मस्तान को नरेशन दे चुका हूँ, उनको भेज देता हूँ आपके पास, आप लोग सेटल कर लो। और अब बता दो। बोलता है परफेक्ट है। बोला सीधा तू शेड्यूल मार, एक शेड्यूल में खत्म करके आ जाओ तुम लोग, मैं सब रेडी करता हूँ। एंड पहला निरानी वाज लाइक अ गॉड एट दैट टाइम, मतलब उसने बोल दिया, मतलब कमाल है। वो एक ऐसे मुंह पे पैसे डालता, बोला शेड्यूल पूरा खत्म करके आ जाओ। मैं तो सेट हो गया, मैं बोला बॉस अब तो हो गया, टाइम सेट है, बराबर हो गया था, तुक्का बैठ गया। और सडनली फिर मैं चिल्ला गया। उन्होंने ही बोला, बोलते है काम करना, पूजा का डबल रोल कर देना, पूजा तो तेरी फ्रेंड है। मैं बोला हाँ पूजा कर लेगी। मैं बोला मैं करवा दूंगा उसको, टेंशन मत लो, आप सेटअप कर लो, डायरेक्टर को फाइनल कर लो, साइन कर लो और हम लोग आ जाते हैं। अब उन्होंने बुलाया होगा, बात की होगी अब्बास मस्तान के साथ में, तो बाद में मेरे को फोन आया पहला जी का, बेटा ऑफिस आ, तेरी कहानी में ट्विस्ट है। मैं बोला है ये क्या है? तो बोला आ जा। अब मैं ऑफिस गया, तब मुझे बताया कि इन्होंने तो बोला कि इन्होंने ये ऐसे वीनस को दिया है और फिर ये किया है। आई वॉज इन अ शॉक। आई सेड कि अच्छा, उस टाइम पे शाहरुख मेरा दोस्त, हम लोग रोज रात को पार्टी कर रहे हैं। तो मैंने शाह को भी बोला था, मैं बोला तेरे पास आया? बोलता हाँ आया। उसके घर पे था, तो उसके घर पे उसकी वीसीडी पड़ी हुई है, तो वहाँ पे टेप भी पड़ी हुई है। तो मतलब तूने देख ली? बोला देख ली। बोला तू हाँ तो नहीं बोला? बोला मैं कुछ नहीं बोला, अभी तक कुछ नहीं किया है। तो बोला ठीक है मैं बताता हूँ क्या करना है। तो बोला ठीक। हम लोग बहुत क्लोज थे, तो प्रैक्टिकली हम लोग इस सिचुएशन में थे कि हम लोग को जानते भी थे कि ये हुआ है। तो फिर मैं बोला अभी मैं अब्बास मस्तान को कैसे टैकल करूँ। तो उस टाइम पे माय person who was really in support of me was Riku Rakeshnath. I don't know if you know of him. Yes, I know. तो रिकू जी, हाँ, तो मेरे लिए ना उनको
उनका सपोर्ट मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज बिफोर आशिकी तब तक मैं बहुत स्ट्रगल किया उनकी भी, तो देखते भी नहीं थे, किसी को मिलते भी नहीं थे, उनको पहुंचना भी मतलब बहुत मुश्किल था, बिकॉज ही वाज लाइक अनिल कपूर एंड माधुरी द बिगेस्ट स्टार्स, ही वाज हैंडलिंग द इंडस्ट्री। तो मेरे लिए उनका एक मिलना भी कि दीपक तू यार तेरे, मैं हर जगह से तेरा नाम सुन रहा हूँ, तूने अच्छा काम किया, तेरे को कोई भी सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, मेरे को बताना। तो उस टाइम पे मैं रिक्कू जी के पास पहुंच गया, मतलब रिक्कू था, मतलब मेरे को ऐसा मेरे साथ चीटिंग हुआ है, अब मेरे को बताओ क्या करूं, ऐसे कैसे करेंगे तेरे साथ, चल मैं करता हूँ। उसने सीधा फोन किया, उनको बोला मीटिंग करने के लिए आओ, तो मीटिंग करी हम लोग ने सरेंड सेंड में, और वहाँ पे बैठ के दोनों भाइयों से बात हुई, और उन्होंने बोला कि दीपक जी कोई बात नहीं, अभी हो गया है, हम लोगों ने ना वीनस में कमिटमेंट दे दिया है, और शाहरुख के नाम से, और हम लोगों ने कमिटमेंट दिया, अगर हम लोग बैक ऑफ होंगे तो हमारा करियर का सवाल है। अच्छा। तो हम आपके साथ बाद में दूसरी कुछ कर लेंगे ना फिल्म। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप प्लीज हमको ये कर दो। तो रिक्कू ने मेरे को बोला, रिक्कू जी बोलते हैं मेरे को कि रिक्कू दा बोले कि क्या करना है दीपक, तो मैं बोला सर जबरदस्ती क्या करेंगे अभी किसी को, उनके करियर का सवाल है, मैं तो इधर ही हूँ इंडस्ट्री में, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, वो भी इधर ही है, चलो आज नहीं तो कल। वो जो एक जबान देते हैं ना इंडस्ट्री में कि हम आगे करते हैं आपके साथ, वो उस टाइम पे नहीं पता था कि वो आगे कभी होता नहीं है, वो सिर्फ बोलने के लिए होता है। तो वो आगे वाली बात जो है ना, वो मैंने मान ली, और मैंने बोला ठीक है, मैंने प्रहलाद जी को जाके मिला, उन्होंने बोला तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू जाना, मैं तेरे को देता हूँ, तू पूजा से बात कर, मेरे पास डायरेक्टर है, तू जाके शूटिंग करके आ। मिला नहीं सर, वो मजा नहीं आता। सेम स्टोरी पे अपन पहले फिल्म बना, मैं बोला वो मजा नहीं, हम लोग पहले बनाए, मतलब मजा नहीं आएगा सर। ही वाज अ बिग प्रोड्यूसर, ही इज एन एग्रेसिव प्रोड्यूसर, ही डजंट वेट फॉर एनीबॉडी, ही सेड तू जा बना क्या, ही वाज सो स्वीट यार। And I just felt कि यार it would not be right. I said I'll wait for Abbas Mustaan. Maybe something might happen, tomorrow. चलो ठीक है, let's go. Because मैंने इतनी फिल्में देखी हैं, मैंने इतनी फिल्में देख के मैंने मैंने सब्जेक्ट्स कितने लोगों को ऐसे ही दिए, तो जो बने, जिसकी फिल्में बनी, जो फिल्में चली भी, तो मेरे को इतना मालूम था कि यार एटलीस्ट इतना एक्यूमेन है कि अपन कुछ ना कुछ और भी निकाल लेंगे, और उसी बेसिस पे मैंने बोला चलो ठीक है छोड़ देते हैं, एंड आई लेट इट गो, नॉट रियलाइजिंग दैट दीज वर्ड्स आर नॉट द वर्ड्स। फिर बादशाह में फिर भी आपने उनके साथ काम किया है? बादशाह में इसलिए किया क्योंकि वापस उन्होंने मेरे को बुलाया, और उन्होंने मेरे को बोला कि दीपक कर लो ना। तो मुझे क्या, मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी हूँ यार खुशबू, मैं जिंदगी में सोचता हूँ कि कोई आदमी अगर मेरे को प्यार से दो चीज बोल दे, चाहे वो कुछ मांग लेना मेरे से, तो मैं उसको हमेशा प्यार से सैक्रिफाइस कर देता। मैं लगा चलो यार आप लोग कुछ हो रहा है तो ठीक है, दीपक कर लो यार ये। और वो भी फिल्म जो थी ना, वो बेसिकली जो जिस फिल्म से इंस्पायर्ड थी वो मेरे दिमाग में थी, लेकिन उस टाइम तक उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया था इसमें। अच्छा। तो इसलिए फिर मैंने बोला हाँ मतलब फिल्म तो अच्छी है, बोला चलो कर लो। लेकिन ऑब्वियसली उसमें भी काफी सारे चेंजेस हो गए थे, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर प्रॉमिस्ड व्हिच वाज नॉट देयर, दे सडनली चेंज द ट्रैक इन द सेकंड हाफ, दे मूव्ड इनटू अनदर ट्रैक ऑलटुगेदर। तो वापस वही हुआ। तो दैट इज वेयर दीस फेलियर्स ना, दीज आर द मोमेंट्स व्हिच मेड मी रियलाइज कि यार अब इसका तोड़ना कैसे है, इसको निकलूंगा कैसे। तो निकलना का रास्ता सिर्फ मुझे एक ही दिख रहा था कि until I stop and I put a stop to it, I will not be able to get out of this. आपने फिर ऐसे ही रोल्स करने बंद किए, थोड़ा ट्रैक चेंज किया, कम रोल्स किए, फिर मैंने फिल्में बनानी शुरू करी, चाहे चले ना चले, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगाई। और आपका फिल्म बनाने का स्कूल था भट्ट साहब, उन्हीं को देख देख के आप सीखा वहीं पे ना, बिकॉज एज एन एक्टर मैं हमेशा उनके साथ एडिटिंग में बैठता था, उनकी स्टोरी सेटिंग्स में बैठता था, तो सारा कुछ जो था। और जब बनाने निकला तो भट्ट साहब ने भी यही बोला था कि इट इज ऑलवेज रिमेंबर, इट इज नॉट हाउ यू शूट, इट इज व्हाट यू शूट। तो जैसे आज हम लोग सिर्फ ये दो सिंपल कैमरा में आप लगा के बैठे हैं ना, आप कैमरा इधर से ले रहे हैं ना उधर से ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका और मेरा कंटेंट इतना स्ट्रांग होगा तो लोग देखेंगे। तो वो कंटेंट मैटर करता है। तो जो सारांश बनाने वाला आदमी है, जो जख्म बनाने वाला आदमी है, उसने ना कभी टेक्निक फॉलो की ना कभी कोई चीज, लेकिन उसने जो सिनेमा बनाया बिल्कुल डिफरेंट। तो आज फिर तेरी कहानी बोलो या कुछ भी बोलो, आशिकी बोलो, कमर्शियल बनाई, सड़क बनाई, कब्जा बनाई, क्या नहीं बनाया उन्होंने। तो मतलब इस तरीके सर का किस्सा अलग है, सर का किस्सा कमाल है। सर में पहले मैं था। अच्छा। सर का किस्सा किसी को पता नहीं है। सर से बात की आपने। सर का किस्सा ये था कि जब सर का निर्माण हुआ तब भट्ट साहब ने बोल दिया था कि ये दीपक की प्रॉपर फिल्म एज ए हीरो हुई, विशेष फिल्म। और उस टाइम पे मुझे याद था कि भट्ट साहब शूटिंग कर रहे थे नायर बंगलो में, और शेखर कपूर वहां पे था, और शेखर कपूर वाज अ पार्ट ऑफ हिज वर्क दैट ही वाज डूइंग एज एन एक्टर। And Shekhar also got to know, and Shekhar was the first person who congratulated me. अच्छा. And he said कि hero बन गया तू finally. तो मैं बोला बस sir, let's hope, crossing my fingers. And that was a very important film for me because नसीर साहब और फिर मैं,
और फिर ऑब्वियसली यू नो एवरीथिंग वाज लुकिंग गुड एंड पूजा वाज गोइंग टू बी द हीरोइन एंड एवरीथिंग वाज लाइक कि चलो आई एम गोइंग टू अराइव इन अ प्रॉपर विशेष फिल्म. बिकॉज हमेशा क्या होता था कि मैंने विशेष की इतनी फिल्में कर दी लेकिन मैं कभी हीरो नहीं बना. तो मेरी भी भूख थी कि मैं कभी विशेष फिल्म्स का हीरो बनूंगा, कब बनूंगा. तो वो एक भूख मुझे लग रहा था कि अब हो जाएगी पूरी. तो वो पूरी होने के चक्कर में आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. बट ऑब्वियसली देन बिकॉज देयर वर अदर फिल्म्स एंड आई वॉज ऑलवेज यू नो मेरी पहला नशा नहीं चली, तो मेरी जो फिल्में नहीं चली एज अ हीरो, तो ऑब्वियसली वो हीरो का ब्रैकेट मेरे साथ लगना वो एक सवाल बन खड़ा हो गया विशेष फिल्म्स के लिए. हालांकि भट्ट साहब इमोशनल आदमी थे, उन्होंने बोल दिया मैं दीपक को ले रहा हूँ. बट ऑब्वियसली जो दूसरे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो साथ में बैठे होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये अगर आपको इट्स बेटर टू ब्रिंग इन अ न्यू बॉय देन टू गेट समबडी who is already established as a supporting actor. And that is where you know everything again changed and I said ये एक और झटका लगा, मतलब फिर गया वापस हाथ से. So these are the moments which as an actor I have gone through lots of upheavals, but I guess probably we learn along the way. पहला नशा की आपने बात की, बट ठीक है फिल्म नहीं चली लेकिन उस फिल्म से बहुत कुछ चीजें नहीं हुई. आप प्रोड्यूसर बने, पहली फिल्म आपकी एज अ लीड एक्टर थी. वो इकलौती फिल्म है जहाँ पर शाहरुख और आमिर एक साथ है. कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर साथ नहीं खड़ा कर पाया. दोनों के ईगो क्लैश या व्हाटएवर, जो भी दोनों सुपरस्टार्स है नहीं थे. इस फिल्म का एक कुछ सेकंड्स का सीन है जो इंटरनेट पर बहुत वायरल है जी. और इस फिल्म को मतलब हिस्टोरिकल माना जाता है कि ये एक फिल्म है जिसमें ये साथ में एक तस्वीर भी है जिसमें हम लोग सारे हैं. हाँ जी, व्हिच इज अ वेरी यूनिक. कोई जैसे पार्टी की हम लोग प्रीमियर का शूट कर रहे थे उस दिन, तो सब लोग आए थे सपोर्ट करने. उस जमाने में ऐसा होता नहीं था, एक्टर्स आते नहीं थे. बट आई थिंक द क्रेडिट फॉर दैट रियली गोज टू आशु. बिकॉज आशु के हम लोग तीनों करीब दोस्त थे. मैं, शाहरुख एंड आमिर. और शाहरुख और आमिर के पीछे लगा था वो फिल्म करने के लिए. पर वो लोग उसको हाँ नहीं बोल रहे थे बिकॉज वो ही वाज एन एक्टर हु वाज नॉट ट्रेन्ड एज अ डायरेक्टर. एंड जब हम लोग कभी हाँ कभी ना में हम लोग की दोस्ती हुई थी, बहुत ज्यादा करीब हो गया था, तो यू नो ही यूज्ड टू टेल मी कि यार इसको एक फिल्म बनानी है और ये लोग जो है ना वो लोग हाँ नहीं बोल रहे हैं बिकॉज दे बोथ हैड ऑलरेडी बिकम अ स्टार, दे वर ऑलरेडी राइजिंग. तो वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे. तो मैं फ्रिवलेस आदमी था, दोस्ती था मेरा, तो नेचर ही ऐसा है. तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलता है यार तो तू भी हाँ नहीं बोलता है, ये लोग भी हाँ नहीं बोलते. मैं उस टाइम पे चढ़ती पे था. कभी यहाँ कभी ना की शूटिंग चल रही है और जो जीता और वो सब हिट हो गई है. सो ऑल दोज मोमेंट्स ना, दैट टाइम ही सेड कि यार ये फिल्म है. तो बोला चल तू बना, आज मेरे नाम पे फंड आ जाता है. तो हम लोग बॉम्बे जाएंगे तो तू बना दे, तेरे को बोल क्या करना है. तो बोलता है 2 लड़कियां हैं. बोला ठीक है. मैं और सब फ्रेंड्स थी, रवीना पूजा सब दोनों फ्रेंड्स थी. तो पूजा को मैंने इमीडिएटली बोला, रवीना सब जुड़ गए, हम लोग सब साथ में मस्ती मारते थे. सो दैट इज हाउ द फिल्म हैपेंड. एंड इट वाज बेसिकली आशु वाज क्लोज ऑलरेडी टू आमिर एंड शाहरुख एंड दे वर ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ आशु. ऐसा नहीं था कि वो लोग उसको हमेशा डिस्कार्ड करते थे. वो लोग बोलते थे कि यार हम लोग कुछ दिखा दे. सो फॉर्चुनेटली पहला नशा का जो शूट हुआ वो उसने जैसे ही शूट हुआ पहला वर्जन उसने थोड़ा सा कट बना के आशु को अपना आमिर को दिखाया. अच्छा. और आमिर के रूम में ही हम लोग एडिटिंग रूम में हम लोग करते थे काम. अच्छा. तो आमिर ने आके देखा, आमिर फेल्ट दैट ही हैज द पोटेंशियल एंड देन ही गिव हिम बाजी. यस. और फिर लगान एंड फिर लगा तो एक अलग ही लेवल पे वो निकल गए, नेशनल अवार्ड विनिंग बन गए. बिल्कुल. फिर आप जब फिल्म मेकर बने तो आपको क्या चैलेंजेस आए? अब एक्टिंग का तो हो गया था, नाउ यू आर अ फिल्म मेकर. तो कहानी, फिर टीम जोड़ना, फिर पैसा जुगाड़ना, मतलब क्या क्या वो एक दूसरी दुनिया होती है जिसका एहसास होता है, जिसका रियलाइजेशन होता है अपने को. वो बहुत मुश्किल होता है. लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो एक्टर है, ये तो सबका दोस्त रह चुका है, ये तो सबके साथ काम कर चुका है, ले आएगा किसी को, लेके आएगा, ये किसी के साथ भी फिल्म कर लेगा. But that is exactly, you know, things really change. It doesn't really work like that. Because see, actor has a responsibility on his shoulder and he needs to back up his shoulder with another bigger director. और अश्योरिटी कि भैया या तो प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा है या तो इसके पीछे कोई बड़ी कंपनी है, तो वो रिस्क ले लेता है. पर मैंने कभी भी वो रास्ता नहीं पकड़ा. मैंने पहली फिल्म थोड़ी सी मेरे को एकदम अजीब सी कॉन्सेप्ट की फिल्म थी, मेरे को जो अच्छी लगी वो फिल्म थी ऊप्स. तो मुझे वो कहानी
मुझे लगा कि मेरे को ये कहानी बनानी है, बिकॉज मेरे लिए वो कहानी शॉकिंग थी उस टाइम पे। उसमें मैंने कुछ मसाला चेंज करके डाल दिया था, लेकिन हकीकत में उस टाइम पे एक ऐसा लड़का था जो मेल स्ट्रिपर था बॉम्बे में, और वो 2000 की बात कर रहा हूँ। 2000 में कहाँ हम लोग मेल स्ट्रिपर की कहानियां सुनते थे, हमको तो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था। तो मैंने जब ये कॉन्सेप्ट सुना, हम लोग सब जिम के दोस्त लोग थे, जो लड़के मेरे थे वो भी दोनों जिम के दोस्त थे, मैंने उन दोनों को ले लिया। मैंने बोला इतने पैसे मैं जमा कर लूंगा, लेकिन ये कहानी मेरे को ऐसे बनानी है। और मैंने वो कहानी बनाई, और ऑब्वियसली मैंने पैसे कमाए उस टाइम पे उस फिल्म से, पर ऑब्वियसली क्रिटिकली अक्लेम नहीं हुई, बिकॉज पीपल वर शॉक्ड विद द फैक्ट कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। हालांकि वही चीज उन्होंने बाद में, उन्होंने जब मैं बताऊं, बॉस्को सीजर का भी इंट्रोडक्शन उसी में हुआ था। अच्छा। Oops was their first film. अच्छा। And when they were doing Desi Boys and when they were doing the similar strip show with John and then, तो वहां से फोन भी आया कि टंटाली सेम चीज हम लोग कर रहे हैं अभी इधर, उस टाइम पे तूने किया और उस टाइम पे इतनी तकलीफ हुई हम लोग को, अभी देख अभी वही चीज हम लोग बड़े लेवल पे कर रहे हैं। बट एग्जैक्टली यू नो, सो आई फेल्ट गुड कि चलो ठीक है। बट टुडे इट इज वेरी वेरी यू नो शॉकिंग टू मी दैट लॉट ऑफ पीपल हु हैव सीन ऊप्स दैट टाइम, दे come to me. There is one producer who is actually telling me कि बॉस ऊप्स 2 बना, कुछ भी कर, वो कॉन्सेप्ट आज का है, डेफिनेटली वो आज का कॉन्सेप्ट है। ओटीटी भरा पड़ा है इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स, और आज की जनरेशन देखती है ये डिफरेंट कंटेंट। बिल्कुल, तो वो चीजें बहुत मैटर करती है। तो आई थिंक दैट इज वेयर आई कम फ्रॉम। सो आई डेफिनेटली हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज, और वो चीजें मैंने शुरू करी, पर फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया उसके बाद ऐसी फिल्म बनाने का, बिकॉज मुझे काफी जो मेरे अपने जो करीबी डायरेक्टर्स थे, बोलता यार तू कुछ और बना लेता है यार, तेरे को ये खराब बनाने की क्या जरूरत थी। तो ये चीजों के लिए मैंने सोचा कि चलो यार लेट्स गेट इनटू प्रॉपर कमर्शियल सिनेमा करता हूँ। तो धीरे धीरे मैं वो करने गया। और उस टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर बनने के बाद हमारे साथ धोखे नहीं होते। तो मैं डायरेक्टर बन गया। डायरेक्टर बनने के बाद मैं ऑब्वियसली मेरा ये था कि मैंने भट्ट साहब की कंपनी में फिल्म बनानी है मेरे को। तो मैंने बड़ी कोशिश शुरू कर दी कि मैं भट्ट साहब को, पहले तो मैं फिल्में देता था, जैसे मैं एलडीज ला के देता था, तो तभी तो भट्ट साहब देखते थे। अब भट्ट साहब हैड ऑलमोस्ट क्विट डायरेक्टिंग, ही वांटेड टू क्विट एंड ही वाज गेटिंग इनटू द एरिया के जब उनके साथ में जो अनुराग बासु और ये लोग सब जुड़ रहे थे, और वो अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम कर रहे थे। तो मेरी भी इच्छा थी कि यार मैं क्यों नहीं करूँ भट्ट साहब के साथ। तो भट्ट साहब उन दिनों में ऑफिस में बैठते थे, मैंने एक फिल्म देखी और मैंने बोला कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, ये मैं जाके भट्ट साहब को नरेट करता हूँ और फिर बोल दूंगा ये फिल्म है, आप देख लो। उस टाइम भट्ट साहब ट्रांसपेरेंट थे। अच्छा, भट्ट साहब अपने दुनिया में रहते, बिकॉज ही वाज ऑलवेज इनटू 10 डिफरेंट वेंचर्स। अनुराग बासु बैठा हुआ था बाहर ऑफिस में, वो अपनी पहली फिल्म बना रहा था, कंगना वाली फिल्म गैंगस्टर। और उस टाइम पे अंदर मोहित सूरी और केडी ये लोग सब बैठे हुए। मैं अंदर गया रूम में, भट्ट साहब ट्रेडमिल पे हैं, मैं उनको नरेट कर रहा हूँ। हाँ बोल। तो भट्ट साहब ये है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, भट्ट साहब इट्स डैम गुड, भट्ट साहब इट्स लाइक दिस, भट्ट साहब दिस हैपेंस, दैट हैपेंस। ओके ओके, सुना 20 मिनट 15-20 मिनट सुना। उसके बाद बोलता है आई डिडंट एंजॉय इट, फॉरगेट इट। भट्ट साहब सी द फिल्म ना, आई एम नॉट हैप्पी विद इट, फॉरगेट इट। मैं ठीक है जान दो। मैं जैसे ही बाहर निकला, मोहित सूरी बैठा हुआ है, केडी बैठा हुआ है, लिटरली बाहर ही, रूम के बाहर। और मोहित मेरे लिए बच्चा था, शुरू नहीं किया था उसने करियर। मोहित अपना ढूंढ रहा होगा सब्जेक्ट। मैंने मोहित को बोला यार सुना ना यार, भट्ट साहब को अकल देना कुछ यार, सीरियसली बोलना, मेरी बात सुने कभी। तो क्या हो गया? तो केडी और वो दोनों बैठे हुए हैं। मैं बोला यार मैंने उनको आउट ऑफ टाइम सुनाई, यू गो एंड सी दैट फिल्म यार एंड प्लीज शो इट टू हिम। तो मैं बोला कि कैसे भी करके फिल्म दिखाऊं उनको। तो बोलता ठीक है, मैं आज ही जाके सर्वोदय से ले लेता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं निकल गया वहाँ से। 3-4 दिन हुए, मेरे को फ़ोन आया अनुराग बासु का। तो बोलता क्या कर रहा है तिजोरी? मैं बोला बोल क्या हुआ? तू आया था ऑफिस में कुछ दिन पहले। हाँ। तू कुछ नरेट करके गया भट्ट साहब को? बोला हाँ। तेरी फिल्म मोहित बना रहा है। मैं बोला क्या? हाँ, तो आजा मिल ले, तूने क्या सुनाया? बोला आउट ऑफ टाइम। बोलता है वो बना रहा है। मेरे को इतना गुस्सा ना खुशबू, मतलब
घर के लोग यार, और मेरे को काटो तो खून नहीं, मतलब दिस इज माय सेकंड करियर एंड दिस इज माय लाइफ। सेकंड करियर का पहला धोखा और इतना बड़ा धोखा। और उसके बाद से लेके आज तक उस लड़के में आंख की शर्म है या नहीं है, ये बोल सकता हूं मैं कि आज तक मेरे सामने आके नहीं बोला ये बात। अच्छा। कि उसने ये धोखा किया मेरे साथ। और अभी भी उसकी खा रहा है वो। कौन सी फिल्म थी वो? जहर। अच्छा। उसकी पहली फिल्म। Oh, that was your idea. That was my idea. Yeah. Can you imagine this place? It is so difficult to even understand what is going on. And I don't blame Bhatt Sahab because Bhatt Sahab is totally unaware. उसने फिल्म लेके जाके दिखा दी होगी। भट्ट साहब ने बोल दिया बस मस्त है ये बना, और भट्ट साहब ने अपनी कहानी बना देते हैं। But nobody ever went to him and told him this. So I called up Avtaar ji, who actually knew him so well. I said, AG, ये हो गया यार। I said, भट्ट साहब ने मालूम है, मेरे को मालूम है, आपको मालूम है कि भट्ट साहब को नहीं मालूम है कि ये लड़के ने गेम खेली है, पर ये उसने ऐसा कैसे कर दिया यार मेरे साथ में, तो क्या करूं मैं, जाऊं भट्ट साहब के पास? तो बोलता है दीपक उसको लॉन्च कर रहे हैं यार अभी इस फिल्म से, तू क्या भी जाएगा, फैमिली है वो, छोड़, लाइफ में तूने एक और चीज, करियर बन गया। हाँ, और उसका करियर बन गया। मोहित सूरी ने आगे चल के बहुत सारी फिल्में बनाई, बहुत बना दी। और उसने आगे भी वही किया, वही फिल्में जो यहाँ की फिल्म वो जो बनाई है, वो कोरियन फिल्म, लेकिन एक बार वो फोन कर देता ना यार, मेरे को बोल देता ना कि मैंने किया ये, क्या फर्क पड़ता है यार, बोलो तो सही ना। और हाईलाइट ये थी कि मेरे तो लिटरली आई वाज वर्किंग विद उदिता इन फॉक्स, सो मेनी टाइम्स आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं उदिता को बोल दूं कि तू किस आदमी के साथ में तेरा अफेयर है भाई, लेकिन मैंने बोला छोड़ो यार, जिसकी किस्मत में था, मेरी किस्मत में होता तो मुझे मिल जाता, मतलब आई बिलीव इन दैट, मेरी किस्मत में नहीं था, नहीं मिला, तो मैं उस लड़की को क्या बोलूं यार। बट इवेंचुअली दे गॉट मैरिड, दे आर हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम, बट आई जस्ट फील दैट। अच्छा, हाईलाइट क्या था कि इन दिनों में कुछ टाइम पहले, 6 महीने पहले या 6-8 महीने पहले मेरे पास नंबर है मोहित का, और मैंने गलती से किसी मोहित को लगा रहा था, मैंने मोहित को फोन लगा दिया, इस मोहित ने फोन उठाया, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने किस मोहित को फोन लगाया। उसने एक बार ये भी नहीं बोला कि दीपक इट्स मी। मैंने फोन काटा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो दोबारा फोन करेगा यार, वो बोलेगा चल 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हो गया, मैंने तो कब से छोड़ दिया भाई तेरे को तेरे हाल पे, लेकिन कम से कम एक कर्टसी तो कर लेता यार, अभी तो बोल देता। उसके बाद से आज तक कभी एनकाउंटर, हालांकि मैंने केडी के साथ फिल्म भी करी, केडी ऑब्वियसली साथ में बैठा था, अनुराग तो खैर वो खुद इन्फॉर्मेंट था, तो मतलब ऐसे लोगों के बीच में भी ये होता है, और ये सब चीजें हुई है, जिंदगी में कभी खत्म होगी ये तो पता ही नहीं है इसका। तो ये तो सारे ऐसे हादसे हैं, मुझे लगता है कि अगर हम लोग चिट्ठे फाड़ेंगे बच्चन साहब के और मिथुन दादा के, तो पता नहीं क्या हिस्ट्री निकलेगी। जब मेरे जैसे एक इंसान के साथ इतना कुछ हुआ है, उन लोगों को तो हम खुदा मानते हैं, जिन्होंने इतने साल देखी इंडस्ट्री को, तो पता ही नहीं क्या क्या देखा होगा उन्होंने। हम तो बच्चे समझते हैं कि यार ऐसे कितने कहाँ बैठे हैं सब घाघ लोग, और क्या क्या चीजों से गुजरे होंगे लोग। सो आई फील दैट इट इज अ प्लेस विच इज गॉट सच अ बिग होल, एंड इमेजिन व्हाट अ फिल्म, जहर, everything was ready, movie sab, can you imagine? Yes. So I mean it's just feel that okay, it's okay, you do this, but have the audacity to call. I was not an alien, yeah, I was a part of the family. Yes. And you don't talk to me and you don't tell me this. Till date I have never told this to anybody. मैंने भी first time सुना। हाँ, I feel pathetic about it यार। I feel कि यार भाई सब लोग करते हैं यार, you step over somebody to become somebody. Most of the people, we always believe in that, and probably I feel that I've been a good kind of a kanda a trampoline, a good trampoline. Zap करके जाओ आप। अब्बास मस्तान, so part of I mean I just feel that okay, ठीक है, part and parcel, but I'll be back.
यस, टॉम डिक एंड हैरी आपने बनाई, वो फिल्म काफी पसंद की गई थी। हाँ, वो पसंद की गई, अच्छी भी लगी। और इसके मेरे ख्याल से टॉम डिक एंड हैरी हम लोग 2 भी शूट कर रहे थे। 2 की स्क्रिप्ट भी और नीरज वोरा की स्क्रिप्ट थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रोड्यूसर्स के बीच में कुछ हुआ। अच्छा। तो उस टाइम पे दे कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो इट गॉट स्टॉल्ड। मैंने बड़ी कोशिश की रिवाइव करने की, बट आई थिंक इट इज इन अ जोन वेयर दीस पीपल आरंट विलिंग टू कम टू अ अंडरस्टैंडिंग। अगर हो जाएगी तो इट्स अ गुड फ्रेंचाइज। सो एक आपकी फिल्म थी खामोश, जिसको सेंसर में काफी प्रॉब्लम हुआ था, कट्स भी दिए थे और 8 सर्टिफिकेट भी दिया था। तब आप बहुत भड़के थे कि ये क्या तरीका है, पेज 3 में इतना कुछ दिखाया है और मेरी फिल्म को ऐसे ए सर्टिफिकेट भी दिया, कट्स भी दिए। या तो कट्स दे के यूए दे दो, या फिर आप ए सर्टिफिकेट दे रहे हो तो कट्स मत दो। अभी अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 के साथ भी यही हुआ। इस फिल्म में भी कट्स दिए गए एंड देन ए सर्टिफिकेट। इस पर आप क्या कहना है? सेंसर के साथ में तो मुझे रूल्स पता नहीं होते। हम लोग फिल्म मेकर्स को वो जो छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं ना, वो चीजें बहुत मैटर करती है, वो हमको पता ही नहीं जाती। वो कोई किताब नहीं है कि हम लोग पहले स्टडी करें। अब ये बोला जा, हमको ये बोलना चाहिए कि एज ए डायरेक्टर जब आप काम शुरू करते हो तो पहले सेंसर की गाइडलाइंस पढ़ो और फिर फिल्म बनाओ। इसलिए अब जाके मेरे को समझ में आ रहा है कि यार ये चीज मैंने करी तो मैंने बहुत आर्ग्यू किया। मैंने बोला यार आपने बोला ये किस निकालो, मैंने किस निकाला। आपने बोला राखी सावंत का सीन आधा कर दो, मैंने आधा कर दिया। आपने बोला ये काटो, मैंने वो काट के दे दिया आपको सब कुछ। हालांकि मैंने राखी का तो पूरा सीन उड़ा दिया। मैं बोला यार आप शर्मिंदगी की बात कर रहे हो, ये एक कॉमिकल सीक्वेंस है और आप कॉमेडी नहीं समझ रहे हो, आप उसमें सेक्स देख रहे हो। तो बोलते हैं कि नहीं आप देखिए ना, आप हमारे हिसाब से ये गलत है, तो आप उसको 50% कर दो। मतलब 50% में रहेगा क्या? मतलब उसको पूरा निकाल दिया मैंने, पूरा निकाल के दे दिया उनको। गुस्से में था मैं, तो मैंने पूरा निकाल दिया। वो बेचारी राखी की पूरी मेहनत उस टाइम पे चली गई। और ब्रिजेश हिरजी का सीन था, वो इतना ब्यूटीफुल सीन था, तो निकाल दिया। तो मैंने ऐसी चीजें करी। बाद में वो बताते हैं कि यार आपकी कहानी में ये प्रॉब्लम था। मैं बोला यार ये कोई गाइडलाइन में थोड़ी हम लोगों को पता होता है यार कि आप लोग ऐसे मत करो। अभी आजकल क्या रूल है, जैसे अभी मैं टिप्सी में सुना कि टिप्सी मैंने सोच समझ के बनाई है। मैंने आई हैव सीन टू इट, देयर इज नॉट अ इंच ऑफ ब्लड दैट आई हैव शो। यू शो ब्लड, सम अमाउंट ऑफ ब्लड, वन स्कार and it's bleeding, it's adult. अच्छा, it's crazy. What is going on? Where are we going in cinema today? And you see some blood and it's crazy. So they're saying adult. तो मैंने पूरा सब वेरीफाई करके मैंने सोचा टिप्सी में क्या भाई बिकिनी में तो अडल्ट नहीं होता है ना। बोला नहीं बिकिनी में अडल्ट नहीं होता, यूए होता है। बोला ठीक है भाई, स्विमिंग पूल में लड़कियां नहाई वो तो सेक्स, बोला सेक्स नहीं चाहिए मेरे को फिल्म में, मेरे को यूए चाहिए। तो आई हैव बीन कॉन्शियसली मेकिंग अ फिल्म नाउ। कैन यू इमेजिन, दिस इज हाउ इट इज बिकम। इफ यू वांट टू रिलीज इन सिनेमा, दिस इज व्हाट इट इज बिकम। टिप्सी 5 लड़कियों की कहानी है, 4 से 5 एक्ट्रेसेस हैं। हाँ, 5 लड़कियां और सारे नए चेहरे हैं। Almost like new. I would not say really new, but they've done some 3-4 films, and it's very interesting. It's a kind of a commercial. जो बोलते हैं ना कि एक लड़की की शादी होने वाली होती है, वो लोग hen night बनाने के लिए जाते हैं, and things go wrong. So it is a very nice, happy adventure film, and it's all about just 5 girls getting caught up in Goa. And things go wrong and they have a kind of a situation where everything goes wrong with them. तो उनके वापस आने का संजोग नहीं बन रहा है। तो वो भी कैसे जद्दोजहद में से निकल के वो लोग करके निकलेंगी, नहीं निकलेंगी, वो आप फिल्म में देखिएगा। आपकी स्टोरीज के कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग होते हैं। तब आपने ये फिल्में बनाई और आपको वो ऑडियंस नहीं मिल पाई जब आपने ऊप्स वगैरह बनाई। अब आपको क्या उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स लोगों तक प्रॉपर्ली पहुंचेंगे? अभी भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं खुशबू। आई फील दैट देयर आर सम अदर कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई, ऑल्दो नाउ द things have changed on OTT, but still cinema theaters still not acceptable ना। सिनेमा में अभी थिएटर्स में अभी भी थिएटर में बोलते हैं, जैसे कुछ कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थिएटर में आते हैं और लोग नहीं जाते हैं। अब दूसरी एक प्रॉब्लम भी आ गई है कि जो छोटी फिल्में होती हैं, जो जैसे हम लोगों ने बनाई है अभी इतर, तो इतर इज अ हाई कंटेंट फिल्म। इतर में आपने एक्टिंग भी की? मैंने एक्टिंग ही की है। डायरेक्टर नहीं, वीना बख्शी डायरेक्टर है जो नेशनल अवार्ड विनर है। इनफैक्ट उसमें सारे 4-5 नेशनल अवार्ड विनर्स हैं और इन्होंने सब मिलके बहुत ब्यूटीफुल मतलब कहानी है। और मुझे लगता है ये कहानी बहुत जरूरी है। इतर मतलब तो वो महक जो हम लगाते हैं, जो फ्रेग्रेंस होता है ना, तो बस उसी के ऊपर है कि इट्स अबाउट 2 मैच्योर्ड पीपल हु आर सिंगल and it's a crisis of committing, not committing. So it's a beautiful thing when you have your own family and you're single and the other person's single, but still can you really do it? Can you really cross that line? And can you should you or should you not? And what are the kids going to do? So all these kind of frictions that one real life kind of a feeling. So it's a beautiful nice happy film and romantic of that age.
you know. तो I feel that there is so much, like मैंने अभी कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्में देखी, लेकिन लोग थिएटर्स में नहीं जा रहे हैं उन फिल्मों को देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी क्या करें, तो ये सिनेमा बनाओ तो ये दिक्कत आ रही है, वो सिनेमा में अभी आजकल हम लोग ओटीटी पे इस तरह की कहानियों को पसंद किया जाता है। ओटीटी में अभी वो लोग अलग, क्योंकि उनकी जिंदगी के अपनी कहानियां, उनकी अपनी अली है कि वो लोग वो बोलते हैं कि पहले थिएटर में रिलीज करो और हमारे पास अभी ओटीटी में तो अब ये हो गया है। तो अब वो हम छोटी फिल्म को कैसे सिनेमा को दिखाएं। अच्छी फिल्में मैंने देखा अभी पिछले 4-4, 5-5 स्टार्स के पोस्टर्स लगे हैं, जैसे गुटली थी या पता नहीं क्या थी, संजय मिश्रा जी की फिल्म थी। कई अच्छी फिल्में वो कर रहे हैं। और मुझे जैसे मैंने कामयाब भी देखी, उनकी बहुत पसंद आई मुझे। तो जो शाहरुख की फिल्म थी, तो मुझे लगा कि यार इतना अच्छा कंटेंट, लेकिन क्या करें अब हम लोग, कहाँ जाएं। तो थिएटर्स में सिर्फ अगर आप पठान और जवान ही देखने जाओगे तो फिर क्या होगा। तो आई होप कि जैसे ऑब्वियसली डंकी भी वैसी फिल्म है, कंटेंट हाई कंटेंट फिल्म है, पर डंकी में इतने बड़े नाम है तो जाना ही है, जायज है। डेफिनेटली। अभी मैंने सुना कि 12th फेल अच्छी है, विनोद जी ने बहुत अच्छा फिल्म बनाई है और विक्रांत ने अच्छा काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये फिल्म देखो ना। वो अभी कोई वायरल वीडियो की फिल्म की भी तारीफ सुनी मैंने, तो वो फिल्म है लेकिन ओपनिंग नहीं ले रही है। अब वो जाएंगे कहाँ फिल्म मेकर्स, एंड सेंसिबल फिल्म्स आ रही हैं तो लोग सराह नहीं रहे हैं। So इतना डर लग रहा है खुशबू। So I feel कि let's hope now crossing the barriers slowly and gradually। आने वाला टाइम दीपक तिजोरी के माइंडसेट की फिल्में हम देखेंगे और उनकी चॉइस की फिल्में देखेंगे। वो जरूर देखेंगे। पक्का 100%। ये 2 लफ्जों की कहानी, इस फिल्म के साथ क्या रॉन्ग हुआ था? मतलब रणदीप हुडा वेरी गुड परफॉर्मर, काजल अग्रवाल अगेन अ गुड एक्ट्रेस। it was liked and appreciated critically also। It got 3.5 stars, 3 stars। Unfortunately I think रिलीज के पहले ना कुछ दिक्कत आ गई थी between the producers and the distributor। There was a friction which happened between them and I could not resolve it because distributor भी मेरे दोस्त, मेरी पहचान के, प्रोड्यूसर भी मेरी पहचान के थे, तो उनके बीच में कुछ फ्रिक्शन हुआ और सडनली मेरे पे बॉम्ब फूटा। तो आई रियलाइज कि यार देयर इज अ प्रॉब्लम। सो व्हेन आई वेंट try to settle them, there was no question that both would sit across the table। So finally उन्होंने रिलीज भी ठीक से नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोल दिया, जो कमिटमेंट दे पाए थे, जो उन्होंने दिया था, उन्होंने एक्चुअली 3 हफ्ते पहले मेरे को बोल दिया, दीपक तेरी फिल्म लेके जा, मैं रिलीज नहीं करूंगा, आई डोंट गेट अलॉन्ग विद योर प्रोड्यूसर्स। सो आई सेड कि यार दिस इज अ प्रॉब्लम, आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू इट यार। So I tried to meddle and try to resolve, but I think it was too late by then। तो डेट हो गई थी, पोस्टर्स छप गए थे, रिलीज की डेट। तो थिएटर्स, मतलब आप सोचो ना कि 5 स्क्रीन्स है इन्फिनिटी में और उसमें कितने शोज होते हैं। मेरे को 1 शो मिला था, 1 show and that too afternoon show। तो I said now where will I fight, who will I fight? स्क्रीन्स नहीं तो लोग देखेंगे क्या। इतनी मेहनत रणदीप ने करी, काजल ने करी, सबने इतनी मेहनत करी, they performed so well। It was kind of really liked by a lot of people। भट्ट साहब ने भी ट्रेलर देख के इतना ट्वीट भी किया, इतना अच्छा लगा उनको। So I feel कि probably time is up। इस फिल्म के दौरान काजल अग्रवाल को कुछ apprehensions थे इंटीमेट सीन्स को लेकर, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब उसने पहले कभी किए नहीं थे। सो ऑब्वियसली बट ये फिल्म के लिए पहले ही बात कर ली थी। बात कर ली गई थी। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने पहले ही, बिकॉज ये चीजें तो मैं खुद बीइंग एन एक्टर, आई ऑलवेज टेल माय एक्टर्स वेरी क्लियरली कि दिस इज व्हाट इट इज। सो आई वेरी क्लियरली टोल्ड देम, आई सेड कि ये होगा, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे ही करेंगे, बट डोंट वरी अबाउट इट। It will be all be amicably understood and then done, nothing very lecherous or lustrous about it, because it is not that kind of a film। It was a very nice and a very sweet love story। So that's about it। It was all with consent। There was nothing shocking। एक और मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि नेपोटिज्म जो है वो बहुत ही ओवररेटेड है। सच्चाई ये है कि आप खुद एक आउटसाइडर हैं एंड आपने खुद ने बहुत कुछ फेस किया है इंडस्ट्री में, उसके बावजूद आप नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करते, एंड यू हैव अ डॉटर हु इज वर्किंग इन इंडस्ट्री। Yeah, but see that's what I'm saying। So I'm saying that all that she can get is, हाँ ये दीपक तिजोरी की बेटी है, हाँ इसको काम आता होगा, हाँ इसको काम आता है, लेकिन काम तभी मिलता है जब आप कुछ प्रूव करोगे। तो नेपोटिज्म किस हद तक है, तो वो हर फादर कोई भी बिजनेस में अपनी गद्दी पहले अपने बच्चे को ऑफर करता है। बच्चा सक्सेसफुल नहीं है तो फिर जाएगा बाहर। ये बात अलग है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि बारंबार उसको थोपते हैं, होता है इंडस्ट्री में, वो होता है, वो डिनाई नहीं करते, खोटे सिक्के को चलाने की कोशिश की गई है। तो लेकिन देखो ऐसे तो कई उस जमाने के कई एक्टर्स हैं यार। आप सोचो ना कि कुछ, अगर आप 60s में देखोगे ना, 60s में हम लोग बोलते थे उनको एक्टिंग जो करते थे वो मतलब सिर्फ सिंगिंग स्टार्स होते थे, सिर्फ गानों की वजह से वो सुपरस्टार्स थे। एक्टिंग का ए नहीं करते थे वो लोग, लेकिन वो गानों की वजह से सुपरस्टार्स थे। तो क्या बोला जाएगा उसको?
तो you can't just say that, because this is what the reason is why they are there in that. Yeah, fine. Eventually है, देखो ऐसा नहीं है कि कई ऐसे nepotism के kids हैं who finally tried and walked away. Yes. They moved away. ऐसा नहीं है कि अभी भी वो थोपे गए हैं. वाइप ऑफ हुए हैं. तो फिर आप ये नहीं बोल सकते. हाँ, अपॉर्चुनिटीज, पहली अपॉर्चुनिटी दी जाती है, चांसेस ब्राइट होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आज मेरी भी बेटी ऑडिशंस देती है, 80 लोगों की कतार में खड़ी थी, जिस दिन उसने इंटरव्यू दिया तो उस दिन मुझे पता चला कि मेरी बेटी ने ये किया. तो हालांकि जो डिसीजंस उसने लेने हैं वो सोच समझ के उसने खुद डिसीजंस लेके आई है. लेकिन आपको नहीं लगता है जो स्टार किड्स होते हैं उनका वो जो आपका 3 साल का चक्कर लगा था पूरी इंडस्ट्री के एक स्टूडियो का, वो सब मेहनत नहीं होती है, वो आधी एनर्जी तो इंसान वहां भी खो देता है. हाँ, लेकिन अब वो नहीं होता. अब सीधे सिर्फ ऑडिशंस होते हैं. हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए, तो अब सीधे कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए. अब वो जो टाइम था ना, वो अलग टाइम था. अब वैसे भी नहीं होता. तो वो बात तो है ही नहीं. तो ऐसा भी नहीं है कि आज कोई नेपोटिज्म किड जाएगा और वो ऑफिस के बाहर खड़ा ही नहीं होगा. वो तो ऑफिस में जाता ही नहीं है, वो तो कास्टिंग एजेंट्स के पास जाते हैं. तो आज कहाँ जाते हैं वो लोग? तो वो लोग तो वैसे भी एक्सेस नहीं देते. और मेन कास्टिंग तो अभी भी डायरेक्टर्स डायरेक्टली करते हैं. मेन कास्टिंग तो कोई कास्टिंग वाला नहीं करता. सो ऑन दैट बेसिस आई वुड से दैट दिस होल थिंग हाइप अबाउट नेपोटिज्म एंड ऑल दैट, आई थिंक every field, every child, every parent wants the child to take the business ahead. If they do it, well and good. Otherwise, there is another CEO who's going to come and take it. So it's all good. Even those kids know about it. So ऐसा भी नहीं है कि हमारे पे अगर थोपते हैं तो हम अभी भी क्रिटिसाइज करते हैं ना. जो नेपो किड्स हैं और जो काम कर रहे हैं उनको हम अभी भी उनकी फिल्में नहीं बोल रहे ना कि फिल्म भले हिट हो गई लेकिन तू ऐसा. So on that basis, I think that we are still circling in that. Yes. So I guess end of the day, it is all matter of time. It's part and parcel of business, and it's not only in our business. It's in corporate world. It's in any other world. जो IAS ऑफिसर होता है वो अपने बच्चे को IAS ही कराने की कोशिश करता है, वो चीज़ों में डालने की कोशिश करता है. IPS होता है वो भी बोलता है मेरा बेटा पुलिस बनेगा. So आर्मी वाले बच्चे आर्मी में घुसते ही हैं ना, ऐसा नहीं है. तो I think that this is part and parcel of everything. But yeah, it's not that necessary कि आप इसलिए हैं तो आपका काम हो जाएगा, आप स्टार बन जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं. 90s में प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब कुछ होते थे और आज स्टार सब कुछ डिसाइड करता है. कौन सी चीज़ बेटर थी? 90s में भी ऐसा नहीं था. Really? 90s में भी स्टार्स चलते थे. स्टार्स ही चलते हैं. स्टार्स का जमाना कभी नहीं गया. अच्छा. गलतफहमी रही है. पर ऐसा होता था ना, स्टार जाके प्रोड्यूसर के पास बैठा रहता है, उसके साथ उस टाइम पे ऐसा दौर था क्योंकि उस टाइम पे स्टार्स प्रोड्यूसर्स नहीं बनते थे. अब स्टार्स प्रोड्यूसर्स हैं. तो उनको कहीं जाके बैठने की जरूरत नहीं है. वो डिसाइड करते हैं कि मैं इस स्क्रिप्ट में जाऊंगा तो मुझे इतना इनकम होगा, इतना रेवेन्यू मिलेगा, तो मैं ये करना चाहूंगा. सो उस बेसिस पे होता है. तो आई थिंक नथिंग हैज चेंज्ड विथ रिगार्ड्स टू सिनेमा. ऐसा ही है. ओनली थिंग व्हाट हैज चेंज्ड इज earlier there were big producers who were IRF, Sajid Nadiadwala, all these big daddies. Yes. But now it is Netflix, Amazon, Hotstar. They are the producers. Yes. Rest are vendors. हाँ. उनके लिए काम इनके लिए भी उनको भी वहीं जाना है. आज अगर मैं कितना भी बड़ा हूँ और कितना भी मतलब बड़ा एज ए प्रोड्यूसर हूँ, मैं 500 करोड़ की फिल्म बना रहा हूँ, मुझे जाना तो वही है. अनफॉर्चुनेटली फॉर हिंदी सिनेमा, बट दैट इज नॉट द सेम विद द साउथ सिनेमा. South has not allowed those people to take over that world. अच्छा, वहाँ भी वही ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है पहले वाला. डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ, यही तो फर्क है. हमारी इंडस्ट्री और वो इंडस्ट्री में आज उनकी फ्लरिशिंग इसलिए है क्योंकि उनको सोचना नहीं पड़ता है. आज भी वो लोग टेबल पे पिक्चर बेच देते हैं. आज भी स्टार को साइन करके पिक्चर बेचते हैं. हमारे यहाँ आज भी स्टार को साइन करके पिक्चर नहीं बिकती. तो ये चीजें बहुत फर्क पड़ता है. तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चेंज दैट वी आर फेसिंग. दीपक तिजोरी जी, बहुत मज़ा आया आपसे. मतलब एकदम सिनेमा में मैं इंक्लूड हो गई, सिनेमा की बातों में, और बहुत मज़ा आया. जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं कुछ तो पहले उनके पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा. मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स बाहर से आते हैं, बच्चे जो बॉम्बे के बाहर के होते हैं, वो लोग उनको ना एंकरेज नहीं करते हैं. वो लोग उनको टाइम लिमिट देते हैं. 2 साल तेरे पास है, 2 साल में तेरा कुछ होगा तो होगा. जैसे लड़कियां भी हैं, लड़के भी सबके पास, सब लोग. ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट आई फील दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिकॉज 80% पीपल कम फ्रॉम आउटसाइड हु आर स्ट्रगलिंग इन बॉम्बे टुडे, एंड यू गिव देम अ टाइम लिमिट. वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं.
वो लोग परेशान हो जाते हैं, वो लोग डेस्परेट हो जाते हैं और फिर गलत काम करते हैं। उनको टाइम बाउंड मत करो। और वो लोग जो आ रहे हैं उनको बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप में हुनर है, आप में वो पोटेंशियल है, देन यू टेक अ स्टेप। डोंट वेस्ट योर लाइफ कि मेरे को एक्टर बनना है लेकिन एक्टिंग आती है नहीं, मैंने कभी किया नहीं है। ये मत करो यार। ये एक हम लोग ऑफिस में जाते हैं ना, सबसे पहले पूछते हैं ना आपने पहले कहीं काम किया। हम लोग प्यून रखने के पहले पूछते हैं किधर काम किया, क्या चाय बनाया किधर का पहले। नहीं साहब किधर चाय वाय नहीं बनाया, तो तेरे को मैं चाय बनाना सिखाऊंगा, फिर तू चाय बनाना सीखेगा, फिर तू मेरे को चाय ला के देगा, तब तक मेरा गेस्ट भाग जाएगा। तो फिर अगर तू प्यून की नौकरी मांगने आया तो प्यून तो तेरे को काम मालूम होना चाहिए, तैयारी करके। दैट इज व्हाट द वर्ल्ड इज कम टू। सो यू गेट रेडी एंड कम and then you stick to it. You have to have patience. Two things Bhatt Sahab always taught me. Two P's of life: patience and perseverance. Perseverance is the most dangerous thing because patience आप रखोगे ना, वो perseverance मतलब लगातार कोशिश। जो मैं एक बार गिरा, मैं दूसरी बार गिरा, जितनी बार मैं गिरा हूँ और जितनी बार मैं उठा हूँ उसको perseverance बोलते हैं। तो वो perseverance की वजह से वो कि लगा ही रहता हूँ। तो वो लगे रहना ही मेरे ख्याल से आपका इंटेंशन अगर सही है, आपकी भूख और हंग्री अगर आप हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा काम। एंड देयर इज प्लेस फॉर एवरीबॉडी, ट्रस्ट मी। और आज तो माहौल इतना खुल गया है कि देयर इज सो मच स्पेस, यू हैव नो आइडिया। एवरीबॉडी हैज वर्क, सब अपना। इफ यू वांट, ओनली पीपल हु डोंट हैव वर्क इज दे डोंट वांट टू डू व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड। तब वो लोग घर पे बैठे हैं, वरना काम सबके पास है, आज करने के लिए है। तो ये थे हमारे साथ दीपक तिजोरी जी। बहुत ही शानदार बातें की इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, और बहुत ही अनफिल्टर्ड ये टॉक थी। जितने मैंने सवाल इनसे पूछे, इन्होंने कोई भी क्वेश्चन डॉज ऑफ नहीं किया, सबके पेशेंटली जवाब दिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया इस इंटरव्यू में हमें। इनकी फिल्में आप ज़रूर देखिए। जिन फिल्मों में इन्होंने एक्ट किया है वो आपको पसंद आई है, उनके गाने आपको पसंद आए हैं। अब जिन फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट किया है वो आप देखिए, इनके सब्जेक्ट हटके होते हैं, तो ज़रूर देखिए इनकी फिल्में। और आने वाले टाइम में ये और भी शानदार कॉन्सेप्ट्स लेकर आने वाले हैं एज अ फिल्म मेकर। बॉलीवुड ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ। देखते रहिए।